What's more destructive? Grenade, landmine, rocket launcher? लैंड माइन में अगर आप क्लेमोर माइन इंक्लूड करोगे इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. वन ऑफ द ऑपरेशंस वी हैड यूज्ड इट दो जो टेररिस्ट ओनली AK-47 के मेटल वाला पार्ट था वही बचा था, यानी उनकी कोई बॉडी मिली ही नहीं. And how much time does it take to relaunch a rocket launcher? 10 seconds. हम पहाड़ के इस तरफ थे, मिलिटेंट्स उस तरफ थे. They were firing from there. हमने यहाँ से फिर रॉकेट लॉन्चर उसको फायर किया. Then we went and saw the bodies over there. एक मिलिटेंट जिंदा था तो लेकिन उसका बस इतना ही हिस्सा था, बाकी पूरा जो नीचे वाला वो पूरा पल्प बन गया. So then we shot him. Have you ever killed someone without permission? Have you trained with a Pakistani guy? Never. तो जो आर्मी अपने सोल्जर्स को ही एक्सेप्ट ना करे, it's such a disgrace for a army. What's the most brutal training we go through? उसको मॉस्किटोज में बीच में खड़ा कर दो. Tell me ground level पे अगर टैंक सामने से आए कितने रॉकेट लॉन्चर्स हमें लगेंगे? एक ATGM आती है that can stop a tank. So Can they China fight America? Yeah, they can fight but they will not win. And India and China? इंडियन आर्मी को अच्छा क्यों माना जाता है? Because battle proven है. तो बैरल गरम रहना चाहिए. Pakistan. What can they do if we full-fledgedly go in? They will not be able to sustain a all-out war. आपकी कंट्री में कोई ऐसा करके चल जाता जो इन्होंने किया, क्या करते? War जब तक आपके ऊपर गोली आ रही है और आप चुप बैठे हो वो आती रहेगी, यानी उसको सप्रेस करने का तरीका है उससे 3 गुना फायर उस पर कर दो. जस्ट डू इट. लाइफ में हम कितनी भी प्लानिंग कर लें कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है. जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग लास्ट मिनट आ गई बट लैपटॉप चार्जर ऑफिस में ही रह गया, या किसी इवेंट पे आ गए बट ब्लेजर घर पे भूल गया. ऐसे लास्ट मिनट रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए एक रिलायबल बैकअप. इसीलिए आई यूज़ पोर्टर्स 2-wheeler डिलीवरी सर्विस. पोर्टर देता है ईजी बुकिंग, फास्ट पिकअप एंड अ सेफ डिलीवरी. तो अब कुछ भी भेजना हो या अर्जेंटली मंगवाना हो, डिलीवरी है, हो जाएगा विद पोर्टर. और जहाँ हम अपनी डेली लाइफ की इन छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीम सिचुएशंस, लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट्स में भी काम माइंड के साथ डील करते हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे ही इंसान, शिवेंद्र कंवर, एक्स स्पेशल फोर्सेस 7 पैरा SF एंड काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट. इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे वर्ल्ड की सबसे लीथल आर्मी कौन सी है, ब्रिटिश सोल्जर्स, अमेरिकन मरीन्स, रशियन फोर्सेस कैसे ट्रेन करती है, अगर चाइना और अमेरिका के बीच में कभी वॉर हो तो कौन जीतेगा, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी फुल स्केल वॉर हो सकती है, इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे हाई इंड्योरेंस फोर्स क्यों माना जाता है, और बैटल फील्ड पे सबसे ज़्यादा डेंजरस वेपन कौन सा होता है. ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना एंड मुझे बताना कि इस कॉन्वर्जेशन से आपने क्या सीखा और आपको ये एपिसोड कैसा लगा. सबसे एग्रेसिव कौन है कंट्री? अमेरिका. अमेरिका वॉर में दे आर एक्सट्रीमली एग्रेसिव इवन टुडे. या अमेरिका, इजराइल एंड मेरे को लगता है अमेरिका एंड इजराइल आर द टॉप 2 कंट्रीज. आप देखो उनको सिर्फ ट्रिगर चाहिए. They want one trigger and then they will, यानी वो पूरी जान लगा देंगे. हाँ बस. इजराइल तो कंट्री का अगर आप देखते हो सर्वाइवल डिपेंड्स कि वो लड़ाई कितनी अच्छी लड़ सकते हैं. छोटी सी ज्यूइश नेशन है, अरब से सराउंडेड है. अगर वो फाइट नहीं करेंगे सो यानी कि अगर वो लड़ेंगे नहीं तो फिर वो बचेंगे नहीं. और मेरा मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन जो उसके अंदर होना चाहिए और होता है वो है सर्वाइवल का. जब सर्वाइवल पे बात आ जाए तो फिर इंसान सही गलत राइट रॉन्ग कुछ नहीं देखता. कौन खाना चाहता है इसको? हु डू? एवरीवन. जो इजराइल को कौन नहीं खाना चाहता? पैलेस्टीनियंस, सीरियंस, इरानियंस, ठीक है. उसके बाद नेम अ कंट्री विच इज नॉट लेबनन. एवरीवन इज अगेंस्ट देम. नोबडी इज देयर फ्रेंड. सो उनका दैट इज वाई, और द पॉपुलेशन इज लेस. सो जो आप, कई लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, उनके लिए वो नेसेसिटी है. बिकॉज जब आपकी
आर्मी की स्ट्रेंथ कम है तो आपको रिजर्व्स तैयार करने पड़ेंगे. जैसे अभी थोड़ा सा ये वाला उनका हमस के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ तो उन्होंने रिजर्विस्ट पूरे बुला लिए. सो दैट इज़ वाई एवरीबडी इज ट्रेन टू फाइट बिकॉज द पॉपुलेशन इज लेस. नाउ पीपल से कि इंडिया में भी होनी चाहिए. वी आर यानी कि बहुत बड़ा देश, 150 करोड़ लोग हैं तो वी डोंट नीड टू हैव कि हमको वही लोगों को सिविलियंस को ही रिसाइकल करने की ज़रूरत है. अगर हमारी फौज अगर हम आज चाहें कि उसको 15 लाख से वी वांट टू डू इट टू 2025 वी हैव द वेयर विद ऑल टू डू इट. हमने अगर सबको सिखाना स्टार्ट कर दिया तो उल्टा हो जाएगा हमारा डेलिक्वेंसी बढ़ जाएगी. या सो इट इज़ नॉट अ फीचर विच इज़ वेरी ग्रेट इन इंडिया. बट पीपल जो बात करते हैं कि वो इस चीज़ की बात करते हैं कि फौज का डिसिप्लिन और देशभक्ति की भावना लोगों में आ जाए तब, बिकॉज फौज एक रूटीन से चलती है, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसका कोई वो नहीं है. सो अमेरिका क्यों एग्रेसिव है? उनका कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थोड़ी है. दे आर द पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड. बट उनकी इकोनॉमिक्स उस पर डिपेंड करती है. अमेरिका हैज बेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? Yeah. वो कहीं से भी ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं. देयर नेवी इज लाइक, देखिए अगर आपने ग्राउंड फोर्सेस, अमेरिका हैज टू सपोज फाइट समवन इन एशिया तो उसको ग्राउंड फोर्सेस को लॉन्च करके एक चीज़ मान के चलिए, आप जितनी मर्जी फायर कर लो, जितना मर्जी आप मिसाइल प्रिसिशन गाइडेड एम्युनिशंस मार लो, जब तक ग्राउंड फोर्सेस वो एरिया कैप्चर नहीं करेगी तब तक यू हैव नॉट वन द बैटल. ओके, सो जब आप फर्स्ट गल्फ वॉर देखते हैं 91 की, तो बिफोर द ग्राउंड फोर्सेस वेंट इन 1 लाख सॉटीज बाय एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स वॉज या कोलेशन फोर्सेस ने पहले ही कंडक्ट करके उनको पूरा रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपके रेडार सब कुछ डिफंक्ट कर दिया था. But then also you required the ground forces to go inside because there were resistance. जो उनकी infantry थी, Republican Guards and all, they were there. So they went inside. So ये मान के चलिए अगर अमेरिका को कहीं पहुंचना है एग्रेशन के लिए किसी एशियन कंट्री में, so there are 2 ways to get the things to that place. One is your aircraft carriers जो नेवी के होते हैं, and the second is your air force. Because you need those 2 kind of projection. And when one comes to that, they are a very strategic island near Sri Lanka, नीचे की साइड पे, जो पहले ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स का था और फिर अमेरिका को उन्होंने दे दिया. नाउ इट्स ओन्ड बाय अमेरिका एंड वहाँ पर सारे अमेरिका के फाइटर जेट्स एंड प्लेन्स आर रेडी टू ऑपरेट over all the Asian countries. They are in, I think it's called Diego Garcia. Okay. NSF. And south of Japan also, I think so. They've got island in by the name of Guam करके. So they have their bases everywhere. So अगर आपको फोर्स प्रोजेक्शन भी करनी है, अगर आपको किसी देश में पहुंचना भी है, so you need to have places where you can launch your forces from. So can China fight America? Yeah, they can fight, but they will not win. I don't think so. They can win a 1-to-1 battle with America. I don't think so. क्यों? चाइना यूएस आर्मी आए, यानी कि एक कारण ये है कि रेट करने का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस मैटर करता है. दे हैव बीन इन वॉर थ्रू आउट. वो लड़ ही रहे हैं. दे आर फाइटिंग. ठीक है, दे आर फाइटिंग समवेयर और द अदर इन एवरी डेकेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. वो यानी कि वो लड़ ही रहे हैं. अमेरिका लड़ी है. हाँ, चाइना का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस कितना होगा व्हेन इट कम, बिकॉज जब हम 2 फोर्सेस को कंपेयर करते हैं, वाई इजरायली फोर्सेस को अच्छा माना जाता है बिकॉज दे आर बैटल हार्डेंड. अगर मैं इंडियन आर्मी को अच्छा क्यों माना जाता है, बिकॉज बैटल प्रूवन है, लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, लड़ाई लड़ी है, काउंटर टेररिस्ट में रह रही है, जिसको हम अपनी अगर हम देसी पैराट्रूपर वाली भाषा में बोलें तो बैरल गर्म रहना चाहिए. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो वर्ल्ड की, लेकिन अगर आप टारगेट पे और दुश्मन पे फायर नहीं कर रहे हो, देन देयर इज़ नो पॉइंट. आप यानी ट्रेनिंग में टारगेट्स नेवर फायर बैक. इन कॉम्बैट द टारगेट, यानी टारगेट फायर वापस करता है. सो दैट इज़ वाई अमेरिकन आर्मी इज हैंड्स अप व्हेन इट कम्स टू चाइना. दे हैव बीन फाइटिंग, वेदर आप देखो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे काउंटर टेररिज्म लड़ रहा हो, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को दे वर लीडिंग. दे आर फाइटिंग ओनली.
दे हैव नेवर स्टॉप्ड. एंड अगर वो स्टॉप नहीं भी कर रहे, अगर वो फाइट नहीं भी कर रहे, तो दे आर सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक यूक्रेन. सो दे आर असिस्टिंग सम काइंड, यानी किसी तरह से वो वॉर फ्रंट पे हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है. मैं वर्ल्ड की सारी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं वर्ल्ड का सारा इक्विपमेंट ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दुश्मन नहीं मार रहा तो मैं फौज का फिर बैटल हार्डेंड सोल्जर. जब तक आप बैटल हार्डेंड नहीं हो, आई डोंट कंसिडर यू टू बी अ सोल्जर ओनली. एंड इंडिया एंड चाइना? इंडिया एंड चाइना, आई एम ऑलवेज विद इंडिया. वी विल फाइट देम, वी विल फाइट देम वेल. ऐसा नहीं है कि चाइना, मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं कि चाइना अगर सोचे कि जस्ट यू कैन रन थ्रू दीज नॉर्मल जो इरिटेंट टाइप बिहेवियर है. कुछ आपके अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ छोटा बहुत हो गया गलवान, वो उनका दैट इज देयर पॉलिसी टू कीप द थिंग्स लिटिल बिट. बट अगर वो सोच रहे हैं कि फुल आउट वॉर में, आई डोंट थिंक सो दे कैन डिफीट इंडिया. वी कैन मैंने एक सीनियर पोटेंट थ्रेट. मैंने एक सीनियर ऑफिसर से बात करी थी और उनसे पूछा था क्वेश्चन, तो हिज आंसर वाज, एंड द क्वेश्चन वाज सेम, कि चाइना के इंडिया में घुस के इंडिया से लड़ सकता है. एंड ही सेड पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दोनों की स्किल्स होती है. एक होती है एक्सपीडिशन स्किल्स और एक होती है डिफेंस स्किल्स. इंडिया ने कभी अंदर घुस के मारा नहीं है. इंडिया को एक चीज़ आती है, दैट इज़ डिफेंस स्किल. हमको हमारी लाइन बचाते आती है, हमारा देश बचाते आता है. हम सालों से वही करते आ रहे हैं. सो वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ आवर टेरिटरीज. हमको हमारे जंगल पता है, हमको हमारा ग्राउंड पता है, हमको हमारा एयर पता है. एंड वी अंडरस्टैंड, एवरी सोल्जर अंडरस्टैंड. हमारा गर्म ही है. एवरी नाउ एंड देन वी कीप डूइंग दैट. चाइना ने आज तक कहीं भी प्रूव नहीं किया कि एक्सपीडिशन करके वो कहीं से जीत जाए. अभी ताइवान को भी उसने कुछ भी नहीं कर पाया. एग्जैक्ट. तो जब वो एक एक्सपीडिशन करके किसी छोटी कंट्री के ऊपर कुछ नहीं कर पाया है, तो जो वेल वर्स इतनी बड़ी कंट्री जिसको सिर्फ अपने आप को बचाना आता है, उसको कैसे टच करेगा? एब्सोल्युटली. नो मैटर कुछ भी हो उनके पास, दे कांट एंटर इन आवर टेरिटरी. हिस्ट्री भी देखोगे, व्हेनेवर इन्वेडर्स केम टू इंडिया, दे इन्वेडेड, यानी हमारे ऊपर लोग आए हैं बाहर से. तो whosoever has told you is very right. Defensive skills are too good. यानी डिफेंड करना, we are good in that. China cannot, यानी कि मैं तो मान भी नहीं सकता कि China can be a, ठीक है नॉर्मल चीज़ें चलेंगी, होगा नुकसान, वॉर इज लाइक दैट. बट मैं कहता हूँ कि अगर हो भी गया, मेक एवरी इंडियन सिटी लाइक स्टालिनग्राड. Everyone fights. They can't move an inch. Everyone fights. हमारी ग्लोबल लीडरशिप बढ़ती जा रही है और इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया हमेशा रुक जाता है. एक कॉन्वर्जेशन आती है कि न्यूक्लियर पावर है सामने वाला, तो न्यूक्लियर वॉर से शुड वी बी स्कैर्ड? What is the reason? Do you think the big reason for us to not go on Pakistan is nuclear? No, नहीं, मेरे को नहीं लगता. न्यूक्लियर थ्रेट मैंने, यानी जब पाकिस्तान के साथ थ्रेट की बात आती है, मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट से इंडिया को कोई फर्क पड़ता. क्यों नहीं? न्यूक्लियर वेपन एज ए न्यूक्लियर वेपन, वो बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है. नहीं तो वो न्यूक्लियर वेपन, अगर वो, आप ये मान के चलिए, अगर वो न्यूक्लियर वेपन फायर करते हैं तो इंडिया भी तो रिटेलिएट करेगा. सो ठीक है, मैं मानता हूँ नुकसान बहुत होगा, वी विल लूज. बट इफ आर न्यूक्लियर वेपन्स, जो हमने अभी लेटेस्ट एपिसोड में देखा, वी आर स्ट्राइकिंग देम एट विल थ्रू आर मिसाइल सिस्टम्स एंड एवरीथिंग. सो इफ इट लैंड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान्स लैंड मास इज नॉट, यानी इतना बड़ा देश नहीं है कि वो सस्टेन कर पाएगा. हम तो फिर भी कुछ हिस्सा, चलो मैं मानता हूँ देश का जाएगा, लेकिन पूरा देश तो नहीं होगा. सो व्हेन वी नो कि न्यूक्लियर थ्रेट वो हमें दे भी रहा है और हमारी कैपेबिलिटी और लैंड मास और बहुत ज़्यादा है, मेरे को नहीं लगता कि हम कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट के उसमें आते हैं. यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मेरे को नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट इज दैट, यानी इतना बड़ा थ्रेट है कि हमको फर्क नहीं पड़ा. डू यू थिंक खत्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर के भी और बाकी है? ऑपरेशन सिंदूर तो इट कैन आल्सो बी अ पावर स्ट्रेटजी, नैरेटिव स्ट्रेटजी, बट ठीक है. इफ दे विल डू मिस एडवेंचर अगेन, इट विल स्टार्ट. बट माय पॉइंट इज कि स्टिल एग्रेसिव.
पर वो लोग भी सीज फायर वो लोग भी फायर करते हैं वहाँ से, क्रॉस फायर करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई फर्क पड़ता है उससे? डैमेज इज डन. Is it strong enough? What can they do if we full-fledgedly go in? They will also retaliate. Their army will also fight. But है powerful है, कुछ है उनमें? नहीं, थोड़ी देर तो सस्टेन करेंगे, 2-4-5 दिन. They will not be able to sustain a all-out war. ये तो पक्का है. But मान लो कि कोई पॉलिटिक्स नहीं होता और एक ग्लोबल पॉलिटिशियंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, एंड यू हैड टू टेक अ डिसीजन. क्या अगर आपकी कंट्री में कोई ऐसा करके चले जाता जो इन्होंने किया, क्या करते, कैसे जवाब देते? वॉर करते थे फुल फ्लेजेड? बोले मैं तो ऑब्वियसली विद पाकिस्तान तो 100% करता, बिकॉज मुझे तो इरिटेंट लगते हैं. मतलब एंड इट इज इरिटेंट. हर कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ यू हैव बीन पेस्टरिंग अस फॉर कितने टाइम हो गया. जब आप लड़ाई कन्वेंशनल हार गए तो आप प्रॉक्सी वॉर पे चले गए. द पॉइंट इज आई वुड हैव रिटेलिएटेड इन दिस सिनेरियो और वट एवर सिनेरियो. आई वुड हैव रिटेलिएटेड विद ऑल माई माइट. All your might in the sense I would have gone conventional forces completely. यानी कि you need to reduce the threat. अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ. You have not faced a bullet. नहीं. हाँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं देखी. कुछ फायर फाइट्स में मैं रहा हूँ. जब तक आपके ऊपर गोली आ रही है और आप चुप बैठे हो, वो आती रहेगी. द ओनली वे टू, यानी उसको सप्रेस करने का तरीका है उससे 3 गुना फायर उस पर कर दो. जस्ट डू इट. एवरीथिंग, यानी दुनिया की मेरा प्रिंसिपल है, ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड कैन बी सॉल्व्ड बाय अ वेल एम्ड बुलेट. Non-violence is part. So बातचीत कर सकते हो, करो, बट विद पीपल हु रिस्पेक्ट यू. जब पीपल वो सुनते ही नहीं है, अगेन एंड अगेन यू आर. एंड एक चीज़ आप और मान के चलो, जितने हमने अपने सोल्जर्स और सिविलियन कैजुअलिटी इस प्रॉक्सी वॉर में खोई होगी, उतनी हमने मेन बैटल्स में नहीं खोई है. ऑफ 71, 65, 47, 48, ऑफ विजय. We have not lost those many guys. If आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लो, हो ही नहीं सकता. लगातार every day we lose guys, competent people, किसी का घर चलाने वाले, brothers, sisters, husbands. Colossal damage हम अपना कर रहे हैं. And what at the cost? If one war stops और ये सब खत्म करता है, why not? Why not? Why not? My point is कि we have tried peace. Let's try action also. बट ये एक्शन था यार. नहीं, ये तो एक्शन था ही. स्ट्रॉन्ग एक्शन. ये स्ट्रॉन्ग एक्शन था. मैं इस एक्शन को कभी डिनाई नहीं कर. और मतलब इट्स स्ट्रेटजी की पहले डिनाई कर लो, फिर बाद में अभी पहले बोलते हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. फिर बोले 230 है. मेरे को रात को फोन आया, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनके का, वो बोलो मेरे को, जो उनके चीफ है उनका आसिम मुनीर का रात के 2:30 बजे फोन आया कि हो गया है काम. बट मेरे को तो फिर भी लगता है कि घुसना चाहिए था. घुस जाते और हाँ, पकड़ लेते. लाइन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा रीअलाइन कर देते. हाँ ठीक है, वी हैव द कैपेबिलिटी. कोई कमी नहीं है. आई हैव फुल फेथ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड आवर. बट डू यू ऑल्सो थिंक कि कर जाएंगे थोड़े टाइम में? कर देंगे. जैसे ऑनरेबल वो दैट देयर वाज अ वेरी गुड थिंग. आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah. क्या बोला उन्होंने? वो एक बारी there was a parliamentary discussion going on. तो बोला कि 544 seats are there total, है ना? 528, 544. Yeah, in the parliament. He told कि इसमें 4 और जोड़ दो जो POK की. That was one of the best things I ever heard from a foreign. बोला आप बात ये हुई थी कि इट्स 544 और
528 और बोला नहीं इसमें 532 कर दो, 4 और जोड़ दो। बोला 4 ये किसके लिए फाइट कर रहे हो? बोला ये पीओके वालों की। that was good. They were having a discussion. तो वो किसी को पॉइंट बता रहे थे। बोला कि इतनी सीट्स नहीं है इस बार लोकसभा की। बोला 4 और जोड़ दो। बोला 4 कहाँ से आई? तो एवरीबडी वाज पीओके पहले आएगा कि बलूचिस्तान? पहले क्या लगे? ईदर वे, यानी कि व्हाट डू यू थिंक? तू बलूचिस्तान बनेगा? व्हाट्स योर गट फीलिंग कि नहीं टूटने देगा पाकिस्तान? नहीं, बलूचिस्तान द वे थिंग्स आर गोइंग 100% मेरे को लगता है हो जाएगा थोड़े टाइम में काम। सो बन जाना चाहिए। इट्स गुड, या यानी कि मोर टर्मोइल, मोर हैवक, मोर chaos। बलूचिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान अभी भी तो डिवाइडेड ही है ना लगभग अंदर से। बलूचिस्तान फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान खुद का है, एक कश्मीर वाला एरिया है, फाटा वाला एरिया अलग चल रहा है, उधर मिलिटेंसी अलग है, कश्मीर पीओके में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है। दे आर इंटरनल फॉल्ट लाइंस आर टू मच। एंड आई थिंक सब पाकिस्तान में सबको तोड़ना है। सिंधु देश चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, पंजाब चाहिए खालिस्तानियों को, फिर वो पश्तूनिस्तान चाहिए ऊपर वाले जो फाटा वाले हैं। हाँ, तो सभी तो तोड़। अगर बलूचिस्तान टूट गया तो फिर एक एक करके सब ले जाएंगे। So it is but their state policy depends still on their survival against India. So they will do everything. We are a very tolerant nation. हम बहुत ज़्यादा सहते हैं, एंड देन वी जब हमारी बिल्कुल लिमिट्स आ जाए फिर देन वी गो बैक। अगर हम थोड़ा लेस टॉलरेंट हो जाएं, वी विल डू मच बेटर। खत्म कर एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान तो हो जाना चाहिए। अगर ठीक है, देयर आर पीपल कमांडिंग द नेशन, देयर आर कॉम्पिटेंट पीपल जो इनको तनख्वाह मिल रही है, दे विल डू द जॉब। टेल मी, ग्राउंड लेवल पे अगर टैंक सामने से आ रहा है, how many firepower will it take to you cannot stop finish that? You cannot tank grenade से, land mine से, rocket launcher से। टैंक वैंक को आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे आप? रॉकेट लॉन्चर से yes you can। कितने रॉकेट लॉन्चर से लगेंगे टैंक? इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना इमोबिलाइज करना चाहते हो। उसके टरेट पे मार रहे हो या उसके मतलब बिना यूज के? नहीं, टैंक it's a big potent thing. So tank से तो यानी it is very very difficult to कोई फायर पावर उसको खत्म नहीं कर, यानी इन्फेंट्री की फायर पावर उसको इतना नहीं कर सकती। इमोबिलाइज कर सकते हैं अपने रॉकेट लॉन्चर, उसके जो ट्रैक्स हैं उस पर मार दिया तो इमोबिलाइज होगा, बट टैंक इज अ टैंक। और एक ही रॉकेट लॉन्चर से हो जाएगा कि it'll take multiple? Sometimes it take multiple. How you hit him, कैसे करोगे? And how much time does it take to relaunch a rocket launcher? एक ATGMs आती है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दैट कैन स्टॉप अ टैंक, बट दैट इज अ गाइडेड मिसाइल देन। अच्छा, नहीं मैं तो एक ऑन फील्ड। हाँ, रॉकेट लॉन्चर आपको कितना टाइम लगता है रीलॉन्च करने में? एक छोड़ा फिर इट माइट टेक विद द स्पीड ऑफ इट 5-10 सेकेंड्स। अगर आप लगातार कर रहे हो, आपने लोड किया, फायर किया, उसका वो फायर्ड केस निकाला, दूसरा रिलोड किया, फायर। वी हैव फायर्ड इट इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, पर हमने जहाँ पे उसको फायर किया था, हमने उसको एयरबर्स्ट मोड में फायर किया था। सो देवर हम लोग जो बनावट थी, मैंने कभी एंटी टैंक वाला यानी ट्रेनिंग में चलाया है टैंक टारगेट पे, बट रियल लाइफ में मैंने HE एयरबर्स्ट चलाया हुआ है, जिसको हाई एक्सप्लोसिव एयरबर्स्ट, यानी आपने उस पर रेंज रख दी एंड देन यू हिट इट, यानी वो ऊपर जाकर ही फट जाएगा उस पर्टिकुलर रेंज पे। सो हम लोग माउंटेन के इस तरफ थे और बीच में जो माउंटेन की यानी नदी बह रही थी, हम पहाड़ के इस तरफ थे, मिलिटेंट्स उस तरफ थे। सो जैसे एज द क्रो फ्लाइज जिसको बोलते हैं, अगर आप सामने देखोगे तो 500-600 मीटर, आधा किलोमीटर वो उनसे दूर थे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप नीचे उतर कर जाओगे, फिर उधर वो मिड रेंज पे चल रहे थे, हम इधर थे, तो अगर आप ऊपर से नीचे का ऊपर जाओगे तो आपको लगेंगे कम से कम 45 मिनट्स। और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमको कंफर्म हो गया था कि दीज आर मिलिटेंट्स ओनली, दे वर फायरिंग फ्रॉम देयर। तो हमने यहाँ से फिर HE एयरबर्स्ट अपना जो हमारे पास, हमारे उस टाइम पे कार्ल गुस्ताव जो है
रॉकेट लॉन्चर, उसको फायर किया था। एंड देन वी वेंट एंड सॉ द बॉडीज ओवर देयर। तो एक मिलिटेंट जिंदा था, तो लेकिन उसका बस इतना ही हिस्सा था, बाकी पूरा जो नीचे वाला टॉर्सो के नीचे वाला था वो इतना बन गया था, वो पूरा पल्प बन गया था। सो वी देन वी शॉट हिम। सो इट इज़ अ वेरी पोटेंट वेपन। बट ऐसे एक वन टाइम में कैन यू लाइक 1 मिनट के अंदर 2-3 शॉट्स मार? हाँ, इजीली मतलब हर 10-20 सेकंड्स में you can reload you it. just And what's more destructive? Grenade, landmine, rocket launcher? लैंड माइन में अगर आप क्लेमोर माइन इंक्लूड करोगे, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है क्लेमोर में? क्लेमोर माइन इज बेसिकली अ माइन विच वी इन हमने स्पेशल फोर्सेस में बहुत यूज करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप शेप इतना सा माइन होता है जिसके अंदर 700 पैलेट्स होते हैं, एंड यानी 700 बॉल बेरिंग्स निकलते हैं और वो फटती है, उसका रेंज होता है। सो बेसिकली इट हैज गॉट 2 legs। आप उसको ऐसे ज़मीन में गाड़ दो एंड उसके पीछे एक पिप साइट होती है, वहाँ से आप एनिमी से उसको देख कर लगा दो। 2 occasions आई हैव सीन इट डूइंग हैवक ऑन पीपल, यानी टेररिस्ट पे यूज होते हैं। तो हम लोग जनरली समटाइम्स जब आप जहाँ से आप अपने एरिया को अपने वेपन से कवर नहीं कर पाते, तो आप जनरली आप उनको एम्प्लॉय करते हो, ठीक है, यानी एस्केप रूट्स पे लगा दी, तो उसके साथ तार होती है, आप उसको लगा दो और देन यू सिट एंड जस्ट इनिशिएट विद अ डेटोनेटर एंड इट गेट्स इनिशिएटेड। तो इनिशिएट होती है विद अ सिग्नल की वेट? मैंने वेट नहीं, इट इज नॉट, इट इज कंट्रोल्ड बाय यू ओनली। यू कैन पुट इट इन अ ट्रिप वायर सिस्टम ऑल्सो अगर आप एनिमी एरिया में हो, बिकॉज आप इसको JNK जैसी जगह में या फिर यू आर एम्प्लॉइंग इट इन अ प्लेस वेयर सिविलियंस एंड एवरी, सो यू कीप द, यानी आप डेटोनेशन अपने हाथ में ही रखते हो। एंड जब वो फटती है और जब उसका इम्पैक्ट होता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा है। एंड देन सेकेंडली वन ऑफ द ऑपरेशंस वी हैड यूज्ड इट, जो टेररिस्ट मेन कॉन्टैक्ट से निकल कर भागने की कोशिश की, हमने उसको फाड़ा था। ओनली AK-47 के जो मेटल वाला पार्ट था वही बचा था, बाकी सब कुछ उड़ गया था। टेररिस्ट तो खैर नज़र ही नहीं आए थे, यानी उनकी कोई बॉडी मिली ही नहीं, यानी कहीं हाथ गिरा हुआ है, कहीं थोड़ा सा चेस्ट का हिस्सा गिरा हुआ है। एंड इवन द जो आपका AK-47 है उसका सिर्फ मेटल वाला हिस्सा, सो वो ही रह गया था, बाकी सब कुछ जल गया था। सिमिलर हैपन्स विद द फ्लेम थ्रोअर ऑल्सो। So it creates it creates a temperature of 1000 degrees in this closed room. So if you shoot it, so अगर आप उसको मारोगे, so it also reduces, यानी कि इधर अंदर फटेगा, it will generate so much of heat and वो कि सिर्फ लोहा ही बचेगा मेरे ख्याल से। बाकी सब फ्लेम थ्रोअर? Yeah. In actual operations we have also used it. You yourself have used it? Yeah. ऐसे आग निकलती, बट जो हमारे वो इट वाज यानी वन टाइम यूज। आग नहीं, ऐसे आग नहीं, इट्स लाइक अ रॉकेट लॉन्चर ओनली, बट वन टाइम यूज है। इट्स अ साउथ अफ्रीकन हमारे पास होता था। ओके, सो यू जस्ट एम इट, शूट इट, इट विल गो, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्पोजेबल जैसे RL होता है, ठीक है। सो वन टाइम यूज वाले हैं। एक होते हैं जिसमें आप बता रहे हो कि लोड करके फायर करना है, टक 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 लोड करके फायर करो, मारो, और एक एयरबर्स्ट इधर लगा, फिर दूसरे में इधर लगा, तीसरा इधर लगा, बट उसका वन टाइम यूज है, वो बहुत लाइट वेट होता है। सो उसको आप उन ऑपरेशंस में व्हेन यू आर ट्रैवलिंग लाइट एंड जल्दी करना है, सो वी हैड फायर्ड इट इनसाइड वे टाइम बैक इनसाइड टेररिस्ट जहाँ पर थे, सो खत्म। एंड ह्यूज, इट इज मच मोर पावरफुल देन अ रॉकेट लॉन्चर। बहुत आवाज करता है, फ्लेम थ्रोअर भी। हाँ, एंड इट ऑल्सो गोज लाइक अ रॉकेट लॉन्चर ओनली एंड गोज इनसाइड, यानी अंदर जाएगा, घर के अंदर फटेगा और फिर टेम्परेचर रेस कर देगा। सो कुछ नहीं बचता उसके अंदर। एंड ग्रेनेड्स व्हेन यू कैरी, हाउ, कितने टाइप के ग्रेनेड्स होते हैं? दे आर, एक नॉर्मल एक्सप्लोसिव वाले होते हैं, कईयों में वाइट फॉस्फोरस होता है जो आपकी स्किन को मेल्ट करने के लिए होता है। स्मोक ग्रेनेड्स होते हैं विच क्रिएट स्मोक, जैसे हम लोग स्मोक को भी कैरी करते थे। वी कैरी स्टन ग्रेनेड्स ऑल्सो। कई बार जब आप रूम इंटरवेंशन की प्रैक्टिस करते हैं तो स्टन ग्रेनेड क्या करते हैं? आवाज़ करता है, सो इट जस्ट इधर इतनी जोर की आवाज़ करेगा कि आपकी सेंसेस, इट्स जस्ट टू डिसओरिएंट द पर्सन इनसाइड एंड देन मूव इनसाइड एंड
do the thing. So there are various type of grenades. और एक फ्लैश बैंग होता है ना? Flashbang is kind of stun grenade only. अच्छा. Yeah. तो it is basically to जब आप रूम इंटरवेंशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली आपको जो अंदर टेररिस्ट है जो भी थ्रेट है उसको इमोबिलाइज करने के लिए जस्ट टू डिसओरिएंट हिम कि वो अपना कॉन्सेंट्रेट ना कर सके. अभी DRDO ने ग्रेनेड बनाया था, चिली ग्रेनेड्स. Have you? Yeah, I've used it. Yeah, you've used it. You used it? Yeah. क्या होता है? Not here but way back जब मैं आर्मी में था. तो चिली ग्रेनेड इज बेसिकली उसमें भूल जुला के. हाँ, यानी कि उसके अंदर आप जो मिर्ची का पाउडर होता है वो यानी बेसिकली चिलीज को अंदर डाल के उसको आप फाड़. व्हाट इट डज इज व्हेन इट ब्लास्ट इनसाइड तो वो पूरी मिर्ची एरिया में फैलती है तो आदमी अंदर एक रूम में बैठ नहीं सकता. ही हैज टू परफोर्स कम आउट. बट आई हैव सीन पीपल सर्वाइविंग दैट. मिलिटेंट उसको बंद करके कुछ ना कुछ करके कई बार बच जाते हैं. सो व्हाट द अदर लेवल इज वो ग्रेनेड तो इतना है आप उसको एक कैनस्टर में बड़ा सा कैन लो जो घी का पीपा होता है उसके अंदर और भरो पूरा करके फिर अंदर उसका और इम्पैक्ट. बट दैट इज इम्प्रोवाइज्ड थिंग्स. Those are improvised at your own level after seeing various other things. So but that grenade is also good. So you'll find कि आप चिली ग्रेनेड फेंकते हो बिकॉज इन सब चीज़ों का मेन एम है टू गेट द गाय आउट. Have you ever killed someone without permission? Without permission? मतलब आपके पास परमिशन नहीं ऊपर से? I was paid to kill. हाँ, you were paid to kill. यानी मेरे को टैक्स पेयर मनी मिलती मारने की. हमारा है. पर कभी ऐसे कि आपके पास परमिशन नहीं है किल करने की, but you spotted someone like I'll take a shot. पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो फिर किसी से पूछना नहीं है. द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर क्लियर. यानी कि आप जब काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हैं इफ़ यू स्पॉट अ वेपन आपने आदमी पे हथियार देख लिया वो आपका आदमी नहीं है एंड यू आर कन्फर्म्ड कि इधर और कोई दूसरी फोर्सेस भी नहीं है ये टेररिस्ट ही है. यू नीड नॉट आस्क एनीवन. यानी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं. आप जस्ट एलिमिनेट कर दीजिए. प्रॉब्लम तब आती है व्हेन जब हम पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता. यानी अगर आप मिलिटेंट हो आप हथियार छोड़ के स्ट्रेट आ जाओ. नाउ यू आर यानी मेरे लिए आप सिविलियन नहीं हो. आपका हथियार नहीं है तो मेरे को मालूम नहीं है. अनलेस एंड अनटिल हमें मालूम को इंट है कि पूरी पिक्चर सब मिली हुई है और तो हाँ मैच कर रहा है तो आप उसको फायर कर सकते हो. असॉल्ट राइफल्स, SMG राइफल्स, शॉटगन, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? असॉल्ट राइफल्स इज बेसिकली विच हैज़ गॉट अ लार्जर रेंज. द मजल वेलोसिटी है जो फायर रेट ऑफ फायर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. इट कम्स इन बेसिकली कैलिबर्स है 7.62, 5.56. कहाँ यूज़ करते हैं असॉल्ट राइफल? 350 to 400 मीटर्स दूर अगर शूट हाँ शॉट कर. सब मशीन गन जिसमें आप MP5s और 9mm कैलिबर बिकॉज उसका आगे से जो नोज होता है जो बुलेट होती है इट्स अ राउंडेड बुलेट एंड मजल वेलोसिटी इज लेस. आप बेसिकली उसको उन जगहों पे यूज़ करते हो जैसे क्लोज क्वार्टर में आप रूम इंटरवेंशन कर रहे हो because when it hits it should not move left right and its impact is much more fatal on the person. So and generally वो closed environments में use होती हैं जो आपकी सब मशीन गन हो गई जैसे आपका माइक्रो उजीज हो गई आपकी MP5s हो गई ठीक है and P90s हो गई. These are the sub machine guns. Shotguns are basically used where you have to have one shot and bang, big kind of impact. You just use it once for cock it, again use it, do it. Snipers are for different for but larger. आपकी बैटल में शॉटगन यूज नहीं होती होगी ना? I have never used a shotgun. I think so now as special forces in our time there were no shotguns. So now they might have got few shotguns. सेंस नहीं बनता. Yeah. तब सेंस नहीं बनता था शॉटगन. नहीं we were not using it. They were procurements यानी हो रही थी पर आई कि नहीं मुझे I'm not aware. But then assault rifles they are important. They are your personal weapon. तो basically आदमी के दो टाइप के weapons everyone will have. One is a primary weapon which happens जो आपका assault rifle है ठीक है जैसे आपकी टेवोर हो गई आपका M4 कार्बाइन्स हो गई आपकी स्टेयर हो गई आपकी FN स्कार हो गई आपकी कोई भी जो भी वर्ल्ड की फोर्सेस यूज करती है. Which was your favorite?
My is Heckler and Koch 416. Last time we you do. Yeah. It's a very good weapon. And दूसरी चीज है कि आपका है सेकेंडरी वेपन. द सेकेंडरी वेपन इज योर पिस्टल. सो बेसिकली समटाइम्स अगर आप सिनेरियो देख रहे हो, आप रूम इंटरवेंशन के लिए अंदर गए एंड आपकी मेन वेपन पे वो पड़ गया, क्या कहते हैं, देयर इज अ व्हाट यू कॉल, रोक पड़ गई, यानी स्टॉपेज आ गया. सो जस्ट रिमूव इट, टेक आउट योर सेकेंडरी एंड एंगेज द पर्सन. सो दैट इज व्हाट योर सेकेंडरी वेपन्स आर. सो यू ट्रेन everything like this. I was comparing India versus पाकिस्तान की ट्रेनिंग. तो हमारी जो स्पेशल फोर्सेज है उसकी ट्रेनिंग 3.5 साल की होती है. उन लोगों की 9 महीने की होती है. नहीं, 3.5 साल में आप वो वाली चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हो जिसमें स्पेशल फोर्सेज. सो देखो बेसिक ट्रेनिंग्स है, बेसिक ओवरऑल एंड टू एंड ट्रेनिंग हमारी 3.5 साल तक तो चलती है बिकॉज आपको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी करवाने हैं लोगों को. वो लोग 9 months की करते हैं. वो लोग 9 months की, दे माइट बी, आई थिंक सो इट इज 6 months जो उनकी प्रोबेशन है. हमारी भी बीच में 6 हुई थी, फिर 3 हो गई. बट उसमें उन लोग, उनके जो जैसे आपका कॉम्बैट फ्री फॉल वाला कोर्स हो गया, अंडर वाटर डाइविंग के कोर्सेज हो गए. सो ये सब मिलाकर जब आप 3.5 साल बोलते हो तो 3.5 साल अ ट्रेंड स्पेशल फोर्सेज सोल्जर उसको बेसिक कोर्सेज करने, एडवांस कोर्सेज, बाय द टाइम वो पूरे 3-3.5 साल में ये सब कोर्सेज करेगा तभी ही इज कॉल्ड. दैट इज वाई वो टोटल ट्रेनिंग प्रोसेस मान रहे हैं. लेकिन द बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑफ 3 months, जिसमें आपने अपनी प्रोबेशन की, आप अंदर गए, फिर आपने ऑपरेशंस किए, फिर आपको 6 महीने का आपका फ्री फॉल का कोर्स हुआ, फिर आपको अगर जो फ्री फॉलर्स नहीं है उनको अंडर वाटर डाइविंग करवा रहे हैं, उनको कुछ करा रहे हैं, वो 3-4 महीने का कोर्स है. सो ऐसे करते करते फिर आपने कोई डेमोलिशन का एडवांस को किया होगा, सर्वेलेंस का कोर्स किया, स्नाइपर कोर्स किया. तो ऐसे करते करते उसको टोटल ट्रेनिंग को 3.5 साल बोलते हैं. सो दैट इज वाई इट इज 3.5 years. And training is ongoing. Have you trained with a Pakistani guy? No, India doesn't train with Pakistanis. Never ever. I have not seen training with them. Yeah, we have served with them. You served with them मतलब? As a United Nations mission contingent. So जब मैं United Nations mission में था, तो वहाँ पर पाकिस्तानी कंपनी बटालियन was also there. कुछ ऐसा उनमें exciting, interesting? There's no exciting, interesting, but yeah, there are army like us. Are they good enough? in terms of combat. हाँ, in terms of whatever you want to put it as. नहीं, यानी मैं तो उनको थ्रेट और उससे मानता हूँ, तो आई डोंट कंसिडर देम अ ग्रेट थ्रेट. क्यों? क्या नोटिस किया उनके बारे में जैसे लगा कि थ्रेट नहीं? If you have नहीं, लाइक मे बी ऐसा कोई डिमीनर में वो नहीं लगा मुझे कि बहुत ही ओवरवेलमिंग टाइप के लोग हैं या फिर कुछ हैं. हम दे आर नॉर्मल पीपल लाइक अस एंड आई डोंट फाइंड दैट कि दे विल फाइट टू द लास्ट बुलेट लाइक वी डू. मेरे को नहीं लगता है. एंड क्यों? सोल्जर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉग्निशन. आई वॉज नॉट देयर इन दैट कॉम्बैट व्हेन 99 ऑफ विजय हैपेंड. तो जो आर्मी अपने सोल्जर्स को ही एक्सेप्ट ना करे, इट्स सच अ डिसग्रेस फॉर अ आर्मी. यानी कि आर्मी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो लाइफ पे डिपेंड करता है कि अगर इवन इफ वी लूज अ गाय, कोई हमारा पार्ट यानी बडी शहीद भी हो जाता है, वी नेवर लीव आवर मैन बिहाइंड, वी गेट देम बैक. दैट ऑनर जो आर्मी अपनी उस चीज़ को ही रिकॉग्नाइज ना करे, एंड व्हेन इट इज़ प्रूवन इन ऑफ विजय कि आपके सोल्जर्स मरे हैं और आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एंड बरियल इज बीइंग गिवन बाय इंडियंस, व्हाट काइंड ऑफ आर्मी इज दैट? यानी आप अपने जिस आदमी ने आपके देश के लिए जान दे दी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग विच स्पीक्स द वॉल्यूम्स ऑफ द आर्मी. हमारा आदमी अगर गिरा है, कहीं पर गिरा है, डेथ हुई है, वी विल गेट हिम बैक. चाहे उसको जिंदा ना ला पाएं, पर उसके घर वालों को अपने बच्चे को या जो भी उसका घर वाला है उसको देखने का उतना तो हक बनता ही है. वी विल गेट दैट बॉडी बैक. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यानी कि डेथ सबकी है, बट दैट्स वाई द ईथोस एंड ट्रेडिशंस ऑफ जो हमारे इंडियन आर्मी के हैं, दे आर बहुत बड़ी बात है. सो वी डोंट लीव आवर पीपल बिहाइंड. वी डोंट लेट देम, इवन इफ ही हैज़ अटेंड, यानी शहीदी मिल गई, शहीद हो गया देश के लिए,
पर बॉडी तो वापस आएगी वापस। ये चीज़ें डिफरेंट, ये दीज आर यानी कि आइडियोलॉजिकल थिंग्स, ये आपके ईथोस और ट्रेडिशन है, और ये बहुत मैटर करते हैं लड़ाई में। क्योंकि जब आप उस लड़ाई को लड़ने जाते हो जहाँ पर लाइफ और डेथ का सवाल है, एटलीस्ट आपके घर वालों को और जो बंदा लड़ाई कर रहा है, ठीक है, उसको ये मालूम है कि मेरे को इवन मरने के बाद मैं अपना राइटफुल जगह पे आऊँगा। दैट इज़ हाउ आर्मी इज़ बिल्ट। पे, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो सब नहीं है। उसको मालूम है कि इफ़ आई कम बैक आई विल कम बैक इन, मैं देश के झंडे में ही, और मेरे लोग मुझे लेकर आएंगे। आप वो सोचो जो आर्मी विश्वास ही नहीं करती कि मेरे लोगों ने जान दे दी। चलो वो अपनी कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सोल्जर्स तो थे। सो दैट इज व्हाई आई डोंट रेट दैट काइंड ऑफ आर्मी। True. Yeah. And again, I was speaking to on the podcast only one of the big officers. Yeah. And I asked the same question क्योंकि उन्होंने बहुत सारा यूएन के साथ पीस कीपिंग में बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स का डील किया है, सर्व किया है या बात करिए। एंड ही वाज सेइंग कि जितनी बार वो जितने अलग अलग लोगों से मिले, वन थिंग वाज कॉमन कि उन लोगों का बहुत आर्मी फर्स्ट अप्रोच है। उनके लिए कंट्री फर्स्ट या कंट्री मैन अप्रोच ही नहीं है। Yeah, because their army has ruled their country for 70 years. इंडिया का द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इज इंडिया के सारे सोल्जर्स इंडिया फर्स्ट एंड पीपल फर्स्ट अप्रोच। People first. Yeah, he's true. हमारा कोई वो हमारे अथॉरिटी से हम कोई सगे नहीं है, हम देश के सगे, देश के सगे, हमें कोई मतलब नहीं है ऊपर दूसरे का। Yeah. So that is also again a great difference. और उधर बिकॉज वो कंट्री रूल ही आर्मी ने की है। सो ruin की। yeah, whatever rule, ruin, coups, they're part and parcel of their personality. So that's what it is. So ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आप लड़ाई में जाते हो। तो आइडियोलॉजीज एंड योर ट्रेडिशंस एंड ईथोस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किन किन आर्मीज के साथ या सोल्जर्स के साथ यू हैव ट्रेन्ड और सर्व्ड डिफरेंट कंट्रीज? I've done with Americans. I have done with Kazakhstan. I've done with Sri Lankan, Bangladesh, Indonesians, Russian. Nepalese, Russians. Israeli. Not Israelis per se. Russians. My unit has trained. I was not there. Then British Royal Marine Commandos. So I've trained with quite a bit of Israelis. No. I have not personally trained with Israelis. Pre और post आप अभी कोर्स भी तो करने गए थे, तो in that also have you met any Israelis? No, there was no Israeli, but there were Canadian Special Forces. There were guys from Poland and all. Polish Rank Special top 5 for me just based on जिन soldier के साथ जिनके साथ हम मिले। सबसे ज़्यादा lethal कौन सी forces के soldiers होते हैं? British guys, SAS guys. क्यों lethal है वो? उनका exposure level is quite good. ठीक है, यानी कि we can call them, they were the initial guys who made the special forces in 1940s. Lieutenant Colonel David Sterling and they were the rogue warriors. वो Britishers उनका वो है, and they are quite good in ground level tactics. Very good. The things which they do, the things which they do, and they are good. Then I would say Americans are also good in terms of the kind of knowledge. Only because क्योंकि वो इसलिए ठीक है because combat exposure बहुत ज़्यादा है, ठीक है। And ब्रिटिश और अमेरिकन्स को इसलिए मैं रेट करता हूँ, मेरा मानना है कि आप किसी भी आर्मी के हो सकते हो, लेकिन अगर आप लड़ाई नहीं लड़ रहे ना अलग अलग जगह पे जाकर, then your capability is limited. So they fight in Afghanistan, they fight in Syria, उसके बाद वो लोग फाइट कर रहे हैं आपका इराक में। So जब उतनी आप कॉम्बैट एक्सपोजर देखते हो अलग अलग जगहों का जाकर, ऑब्वियसली योर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी हाई। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोल्जर्स आर लाइक द मोर कॉम्बैट हार्डन्ड दे आर, जितनी कॉम्बैट देखेगा उतना अच्छा बनेगा। सोल्जरिंग ग्राउंड लेवल टैक्टिक्स डजंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लगातार लड़ाई देखते रहो
हर कॉन्टैक्ट, आपने 100 ऑपरेशंस लॉन्च किए और आपने एक फायर फाइट देखी, योर लाइफ इज चेंज्ड। सो आप 100 ऑपरेशन लॉन्च करो जिसमें आप लाइक ऑपरेशंस आर, कभी आप बाहर जाते हो, कॉन्टैक्ट होता है, फिर आप वापस नहीं होता, कहीं पर हो गया। आपने 100 ऑपरेशन लॉन्च किए, कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब नहीं है। आपने एक फायर फाइट जिसमें मिलिटेंट के साथ आपका फायर फाइट हुआ, दैट इज वेयर योर ट्रेनिंग कम्स इनटू थिंग्स, दैट इज वेयर वन ऑन वन अगर हो गया, हाँ, वन ऑन वन फायर खुलना चाहिए, चाहे वो मिले, चाहे वो भाग गए, या आपने उनको एंगेज करके उनको मार दिया, आपके किसी को लग सकती है क्योंकि कॉम्बैट है। केओस में अगर, हाँ, केओस और यानी वो उस वाले एनवायरनमेंट में कि जिसमें फायर शुरू हो गया है, अगर आपने वो नहीं देखा देन यू आर नॉट अ सोल्जर। यानी आपने अगर फौज की वर्दी पहनी और आपने कॉम्बैट नहीं देखा, उससे बड़ा कोई एडिक्शन नहीं है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है, उससे बड़ा कोई कुछ नहीं है। So you said ब्रिटिशर्स, फिर अमेरिकन, फिर I found Russian Spetsnaz were also good. And यानी कि वो भी हार्डकोर टाइप थे। I met one guy, he was, I think so, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और उनके इराक के माइनफील्ड ब्लास्ट में he was in a administrative role over there. He had led special forces, वापस और यहाँ से पेट पूरा कट गया था। Then also he was doing वो डेडलिफ्ट 150 किलो की कर रहे थे, एंड ओल्ड गाय, यानी 45, तब मैं 32-33 का, 14 years back I was 32-33 and he was 45-46. He was doing with पेट पूरा कट गया, पूरा पेट कटा हुआ था, इतना बड़ा यहाँ पर इतना बड़ा वो था, पूरी आईडी फट के पेट ऐसे 2 हाफ्स में हो गया था, तो उसको पूरा इधर से किया हुआ था। So that guy was doing deadlifts. So they are Spetsnaz is Russians are good. Then Russians I also because जब USSR में कज़ाक आर्मी के साथ ट्रेन कर रहा था, उनके साथ भी जो एक्स स्पेट्सनाज वाले थे, those guys were good. They were good in their battle craft and field craft. Then And fourth is I like these guys also, Indonesians. क्यों? They were good. यानी उनकी जंगल सर्वाइवल्स were very very nice. उनकी everyone यानी सारे स्मोक और ड्रिंक करेंगे, but their जंगल सर्वाइवल्स एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट was very good. यानी जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है उसमें they were very good. They had come, हमारे साथ वो इंडिया के साथ करते हैं एक्सरसाइज, so मेरे साथ गरुड़ शक्ति उस एक्सरसाइज का नाम होता है, so they had come to our unit, so I was seeing them. क्या होता है गरुड़ शक्ति में? गरुड़ शक्ति is basically India and Indonesian forces, special forces training together. So one is inbound, one is outbound. एक बारी हम इंडिया जाते हैं, वो 2019 में हमारे पास आए थे, 2020 में हम उनके पास जाना था, उस साल कोविड लग गया तो हम उधर नहीं जा पाए, but the point is, but then I saw those guys, those were also good. Then yeah, these are the top 4 I have, यानी मैंने Who's most underrated you have? Even Royal Marine Commandos were good. Like SAS, Royal Marine Commandos were also. But British, na? British, yeah, British. We did joint training with them in 2007, yeah. Who is most underrated you found कि भाई ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस कंट्री के ये लोग भी बहुत तगड़े निकल सकते हैं? Sri Lankans. Yeah. क्या There was a saying in Sri Lankan army की जो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट कमांड करेगा वो आदमी होगा जो जिंदा बच जाएगा LTT की वॉर में. You can imagine the kind LTT, one point of time it was the most ruthless terrorist organization in the world. It was the most ruthless. तो वहाँ पर सही, क्योंकि हमारे साथ मैंने उनके साथ ट्रेनिंग भी की है और हमारे साथ वो कोर्सेज करने भी आते हैं, तो उनकी मैं स्पेशल फोर्सेस वालों को वो लगते डिमीनर में ऐसे यानी थोड़े ढीले टाइप लगते थे, लेकिन दे वर गुड एंड उन्होंने बहुत कॉम्बैट देखा है. यानी कि उनका कहना था कि अगर जैसे मैंने स्पेशल फोर्सेस यूनिट कमांड की है, तो उनका कहना था कि जो ऑफिसर जिंदा बच गया कर्नल रैंक तक, वो बन जाएगा CO. उनका QR ही ये था. तो हमारे में तो चलो कोर्स करने हैं, कुछ करना है, यानी थोड़ा पढ़ाई करोगे, आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ठीक होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप बनोगे. उनका QR था कि अगर जिंदा बचे उस लड़ाई से
तो जो बंदा बचेगा, दिस इज वाज सेइंग, दिस वाज अ सेइंग इन देयर आर्मी. So they were also good, but there are quite a bit of operations against LTT they've done commendable. Yeah, वो लगते थे, but they were very battle hardened लोग थे. वो भी ठीक थे. तो वो बोलते थे कि जो बच गया वो कमांड करेगा. That was a joke. Yeah. Tell me one thing, each one of them, what are they bad at? Bad at. हाँ, एक सबका बात करते हैं. Let's say first बात करते हैं ब्रिटिश. ऐसे too egoistic guys. Malleable नहीं है. They think they are a superior race altogether. वो are Americans. दोनों का यही है. उनका they will not treat you like human beings. They think we are too, maybe they have fought or whatever it is, but that kind of culture is there. It's rampant. They will not, and they know they are doing well also. तो उनको मालूम है कि अब थोड़ी ब्रिटिश कोई well करता है. अब क्या? हाँ, so अब UK ठीक है. No. But Americans and all, उनका that is, I think they are too much into, यानी कि किसी को वर्ल्ड में पूछना नहीं है यार, खुद ही. दैट इज ह्यूमिलिटी नाम की चीज़ नहीं है. और बैड एट जो ये थे रशियंस एंड ऑल, आई थिंक सो दे कांट सर्वाइव विदाउट वोडका, आई थिंक सो, इन देयर लाइव्स. इवन इफ दे आर जंपिंग तो पहले वोडका पीकर फिर जंप करेंगे. इंडोनेशियंस इज सिमिलर लाइक दैट. यानी सिगरेट स्मोकिंग, मैंने इतने लोगों को सिगरेट पीते हुए, यानी इंडियन भी पीते हैं, वी ऑल्सो स्मोक एंड ड्रिंक, बट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, इतनी, यानी कि 100% जो लोग आए हैं सभी पी रहे हैं, और इतनी बड़ी वो, यानी कि हम उनके सिगरेट, बिकॉज दे यूज्ड टू स्टे इन आवर बैरक्स ओनली, तो वहाँ पर हम साथ में रख देते थे वो एक जैसे सिगरेट बट बुझाने वाला. उसमें मेरे को लगता था 10,000 सिगरेट बट. मैंने बोला कितनी, बट दे वर फिट, बट दे वर यंग ऑल्सो. सो they are different. They are not but that's how they do things, maybe to keep them. And then Sri Lankans were fitness levels, I found them to be low, क्योंकि पेट बाहर निकले हुए थे. यानी they were like much more healthier than what special forces and things were there, but then they are compensated with combat, यानी वो combat hardened थे, so उनके पेट बाहर निकले. मुझे वो फौजी थोड़े कम लगते थे. So I personally feel कि army has to be lean mean fighting type, undernourished type looks. So I find those kind of, not the bulky kind of. Americans and all are very heavy, and they are right also. The kind of weight they lift on their shoulders, upper body strength is phenomenal. What are we bad at? हमारी upper body strength मुझे थोड़ी doubtful लगती है, but we compensate. The thing is कि आप देखो, Americans know, even if they are in Helmand province of Afghanistan और Bagram air base जो इन्होंने लॉन्च है ना, उनको Black Hawks मिल जाएंगे. Indian Army knows it might have to come back on foot. जिसका mindset वो है because of the air assets we have. Now तो अभी तो फिर भी बहुत improve हो गया, but that kind of level की आपके हर operations ही आप Black Hawks में launch कर रहे हो. So even if they, हमको मालूम है कि अगर अंदर तो घुस गए, लेकिन आने के लिए 20 किलोमीटर या चलना पड़ना, भागना पड़ गया. So our lower body strength is, nobody can match us. Nobody in the world when it comes to endurance. Indian Army को कोई नहीं मैच कर पाएगा, whether it is SAS or whosoever you are. What's the most brutal training we go through? They make you do funny things sometimes, like आपको पिगरी के अंदर छोड़ दिया. You know where pigs stay. वो एक हफ्ते तक आप टॉम फोर्ड का भी परफ्यूम लगाओगे तो वो बदबू जाने नहीं वाली. हैन हाउस में रख दिया, ठीक है, जस्ट टू सी मेंटल रेजिलियंस. यानी अब जो हैन हाउस होते हैं वो कितने, एक चिकन की हाइट इतनी होती होगी. अब इसके अंदर एक आदमी को घुसा के रखो, बाहर निकालो, काम कराओ, फिर अंदर भेज दो. So these are it depends what person wants to do. Put them in a septic tank, then make them eat jalebi and puri. Now that is, I have done that. So
अब वो तो ब्रूटल, यानी वो है, इट्स फिल्थ, बट यू डू इट। कहाँ पे एक average guy will कोई break? सांप की जरूरत नहीं है। 6:30 7 o'clock जस्ट स्ट्रिप अ गाय, कपड़े निकाल के उसको मॉस्किटोज में बीच में खड़ा कर दो, कुछ नहीं करना आपने। डोंट गिव हिम एनी, जैसे फौज में वो DMP ऑयल आता है जिससे, लेट हिम स्टैंड इन मॉस्किटोज, यू कैन नॉट, एंड टेल हिम नॉट टू मूव, यू विल फेल द प्रोबेशन इफ यू मूव। मॉस्किटोज कैन क्रिएट हैवक। ये ट्रेनिंग होती है? These are normal things. This you can do. Why you want to go into snake pits and all? Mosquito will not let you stand. नंगा खड़ा कर दो मच्छरों के बीच Yeah. में, you do You will it not bite? The second is, like they used to tell me to dig a RL pit. RL pit is 4.5 feet deep. तो मैं उसको पूरी रात खोदूंगा, दिन का काम चल रहा है, फिर उसको कहेंगे भर दो, फिर उसको भर दिए, फिर दोबारा दूसरी जगह खुदवाओ, सोने ही मत दो। दे डोंट लेट यू स्लीप। सो दे आर 100 ways and means to test a guy. So they can be very normal tests. बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे इंसान को कि मैं ये कर रहा हूँ, बट दे टेक अ टोल। एंड व्हेन दिस इज हैपनिंग ओवर यानी कि 90 दिन के सर्कल में चल रहा है, दैट इज वाई वो कहते हैं कि एक दिन का जो एक दिन है वो एक साल की तरह लगता है। वो इसीलिए लगता है, सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगा, 4, 4:30, 5 बजे, रात को 12, 1, 2 तक आपको भगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कुछ मत कराओ, दिन में 1000 पुशअप्स कराओ, रोलिंग कराओ, 20-20 किलोमीटर भगाओ। इंसान को समझ नहीं है कि कुछ नहीं समझ तो नींद निकाल दो, अगर आप सोने मत दो। वेपन दे देता हूं मैं आपको, आई विल गिव यू अ वेपन। ऑन दोज 90 days you cannot, when you are sleeping also you cannot keep your weapon away. The moment you keep it away, उस्ताद आपका फायरिंग पिन निकाल लेगा और फिर रेंज पे लेकर जाएगा और बोलेगा फायर करो। फायरिंग पिन के बिना फायर कैसे होगी गोली? सो ऐसी जो वेपन्स हैं, मैं नॉर्मल फोर्सेस में देखता हूँ कि लोग हथियार की इज्जत नहीं करते। इट इज़ द ओनली थिंग which needs to be worshipped. And special forces, हथियार चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, हथियार इज्जत मांगता है। और जिस दिन तुम उससे कोशिश करो कि आज ये मिलिटेंट के ऊपर फायर कर दे और तुमने उसको ऐसे साइड में रखा था, तो वो फायर नहीं करेगा उस दिन। आई एम 100% श्योर। वेदर इट इज सुपरस्टिशन मानो, आप कुछ भी मानो, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट वेपन, यू नीड टू क्लीन इट। And people who die in terrorist attacks are people who don't take care of the weapon. Because this terrorists have told me before going for a Fedayeen attack or anywhere, they will recce that place 1000 times. जिस फौज का गार्ड डाउन हुआ, whosoever it is in the uniform, they will attack that guy. If you are holding it properly, you are alert no matter what. The greatest terrorist, he will never attack. And people don't respect the weapon. People don't take pride in holding the weapon. लोगों को इज्जत नहीं समझ में आती हथियार की, तभी वो मार खाते हैं। नहीं तो आदमी मर नहीं सकता, उसकी बहुत इज्जत करनी पड़ती है। सो दीज आर ऑल डिफिकल्ट थिंग्स। यू इमेजिन गोइंग टू, आप अपनी मॉर्निंग परेड में आप बाथरूम जा रहे हो, आप हथियार नहीं छोड़ सकते, कहीं नहीं छोड़ने देंगे आपको। यू आर स्लीपिंग, उसकी टांग के बीच में ऐसे लगा के सोओगे। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। यू विल नॉट ट्रीट योर वाइफ लाइक दिस द वे यू ट्रीट योर ब्लडी वेपन। ये आपको नहीं करने देंगे। अगर आपके पास ऑप्शन हो एक टेस्ट ऐड करने का आर्मी में, टू टेस्ट सम रियली हार्ड सोल्जर्स की ये कर पाएंगे नहीं करेंगे, व्हाट टेस्ट विल यू मेक? Deprive them of sleep. That already happens, no? That happens, yeah. Something that doesn't happen, you feel like ये मैं ऐड करूँगा अगर मेरे हाथ में होगा ट्रेन करने के लिए। जो सारे SF वाले हैं, उनमें से भी if you have to choose like the cream. Yeah. What will be your test? Take them to extreme endurance activities. Make them run like colossally high kind of, यानी aerobic endurance बहुत ज़्यादा कराऊंगा। स्ट्रक्चर में बताओ थोड़ा, कितने किलोमीटर दौड़ाओगे, क्या कराओगे? Minimum 200-300 kilometers per week. क्या? Yeah, I will make them run.
200-300 kilometers per every week. Because if you 200 develop, किलोमीटर हफ्ते में. yeah, I will make them run like ultra marathoners. And then what I will do is that because आपकी अगर aerobic endurance, मैं पहले भी बोलता हूँ, people will not agree with me. Maybe agree, doctors, I don't know. If your heart and lungs are in the right order, you don't require any muscles in your heart and lungs should be the two most important muscles you should function in this world on. Normal muscles are okay, normal strength training and all you must do, but heart and lungs are strong. So endurance activity is the only thing that I will do it. I made my unit run a lot, but not this much. I used to myself run a lot, but it takes you to a different level. 25-30 किलोमीटर रोज. बीमार नहीं पड़ोगे कभी जिंदगी में. There is a book I read on बकरवाल्स जो होते हैं, the nomads who are in higher reaches of J&K. उस पे उनका था कि in an average life they walk, I think so, 30-40 kilometers per day every day in mountains, maybe exceeding that. They never fall ill, and it is truth. If your heart and lung is strong, I used to be a bodybuilder. मैं पहले bodybuilder था, तो मैं बीमार पड़ जाता था. लेकिन जब से मैं endurance activity में गया, I don't think so I've fallen ill. कितना एक एवरेज इंसान को रोज करना चाहिए? For If an a common average person is watching this, minimum forget 1 hour of running. If he is able to do it, it's good at whatever pace he wants to do it. And no treadmills, no indoor workout, always outside. Let pollution kill you rather than inactivity. Yeah, I tell it. If I have to die, I will die with pollution. I live in Delhi. ठीक है? I'm willing to die with pollution because inactivity is the major. यानी inactivity ज़्यादा problem है. So endurance. A lot of people also use treadmills and indoor workout because the heat. नहीं तो ठीक है, हीट में कॉमन लोगों को आदत नहीं होती ना, तो ना ऑल ऑफ अ सडन कोई देख रहा है तो एकदम देख के कल सुबह भरी धूप में भागने लग जाएगा ना. इट विल बी लिटिल फेटल फॉर दैट. नहीं हाँ, धीरे धीरे बढ़ाओ, हाँ करो, लेकिन धूप में भागो. क्या प्रॉब्लम है? देयर इज नो प्रॉब्लम. गेट विटामिन डी. यू आर ऑलरेडी विटामिन डी डेफिशिएंट हाफ ऑफ द नेशन, आई थिंक सो. तो रोज 1 घंटा अगर दौड़ेगा कोई, देन आई थिंक सो. मैं दैट इज माय कांसेप्ट ऑफ फिटनेस. तो यूजुअली पीपल डोंट टेक आउट टाइम फॉर देयर हेल्थ एनीवे. तो अगर वो 1 घंटा निकालते हैं तो वो चाहते हैं कि उसमें उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाए. हाँ, तो एक दिन आप स्ट्रेंथ कर लो. अच्छा, एक दिन आप रनिंग कर लो. अगर आप 5 days नहीं कर पाते तो 4 days कर लो. 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, बट हैव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस regime as part of your fitness. मेरा मतलब है कि एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए. मे बी अगर रनिंग नहीं करनी, स्विमिंग कर लीजिए. गो फॉर लॉन्ग राइड्स ऑफ साइकिलिंग. अगर कोई ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पहली बार सुन रहा है, लेट्स गिव हिम अ शॉर्ट मास्टर क्लास ऑन वर्ल्ड वॉर 2. एकदम बेसिक. कैन यू गिव? ओके, या. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 to 1918, इट रिजल्टेड इन, यानी कि ट्रेंच वॉरफेयर पे अटक गई थी. ठीक है. सो अगर आपको वॉरफेयर का मॉडर्न टाइम्स में, यानी आज से, यानी किसी भी टाइम पे आप ले लो, अगर आप वॉरफेयर की सारी डेवलपमेंट्स देखना चाहते हो, टैक्टिकल लेवल की, हथियार इक्विपमेंट की, कन्वेंशनल में, आप काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म को इससे बाहर हटा दो. सो द वर्ल्ड वॉर 2 इज द ग्रेटेस्ट कैंपेन. फर्स्ट, यूज ऑफ आर्मर टैक्टिक्स, जो आपके टैंक्स मूव करते हैं, ब्लिट्सक्रीग जिसको कहते थे, वो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई. यू बोट्स, सबमरीन्स तब हुई, रेडार सिस्टम्स तब आए, मास एयर ड्रॉप्स, यूज ऑफ स्पेशल फोर्सेस, इट वॉज स्टार्ट. एवरी टैक्टिक्स, लाइक मैं आपको बताऊंगा, आई डोंट नो, हमारे जब हम लोग यंग थे तो एक HBO पे सीरीज आती थी बैंड ऑफ ब्रदर्स. उसमें वो नॉर्मैंडी लैंडिंग्स पे थी. सो जब नॉर्मैंडी लैंडिंग्स हुई थी तो जो कैप्चर ऑफ LMG बंकर की जो ड्रिल्स थी, उसको कैसे कैप्चर करना है, टिल 1999-2000 जो वेस्ट पॉइंट US एकेडमी है, वो उसको आज तक वैसे ही सिखाती है. यानी देयर इज नो चेंज इन टैक्टिक्स. ग्राउंड टू एयर सपोर्ट, ग्राउंड एयर सपोर्ट, लुफ्टवाफे आगे जा रही है, टैंक्स नीचे से मूव कर रहे हैं, एयर सपोर्ट दे रहे हैं, एवरीथिंग
एवरीथिंग हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर 2, एवरीथिंग. कोई इसके बाद टैक्टिक्स में चेंज नहीं हुआ है. आई डोंट सी कि कोई नई टैक्टिक्स है. यस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, आपके स्पेस की वो बढ़ गई है, ठीक है, आपकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं. इवन इफ यू जितनी स्पाई, काउंटर इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस चीजें, सारे चीजें वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी. सब कुछ प्रैक्टिस हुआ था, एवरीथिंग. सो दैट इज द ग्रेटेस्ट कैंपेन. एंड कौन सी ऐसी टैक्टिक्स है जो तब भी यूज होती थी और आज भी? सारी. गिव मी द टॉप मोस्ट 3. आर्मर्ड वॉरफेयर जो आपका टैंक्स का है, वो आज भी उसी कंसेप्ट पे आर्मर्ड वॉरफेयर. क्या होता है कॉन्सेप्ट? इन्फेंट्री बेसिकली. आर्मर्ड इज यानी कि आपको टैंक की जो स्पीड है उसको आपको मैच करना है ताकि आप एनिमी के अंदर पेनिट्रेट कर सकें. उसको आपको सपोर्ट देनी है बाय एयर एंड एवरीथिंग. सो दे मूव. ठीक है, अभी मास एयरबॉर्न ड्रॉप्स हैं बिहाइंड एनिमी लाइंस. सो आपने अगर सपोज ये आपका कोई पर्टिकुलर फीचर है, आपके ग्राउंड फोर्सेस अंदर मूव कर रही हैं, तो आप पैराट्रूपर्स को पीछे ड्रॉप करेंगे. दे विल कैप्चर अ पर्टिकुलर पॉइंट, दीज फोर्सेस लिंक अप एंड देन योर कैप्चर इज, यानी जिसको आप कहते हैं फास्टर हो जाएगा. नॉर्मल जैसे व्यूअर्स के लिए इट विल फास्टन द प्रोसेस. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस जो यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर 2 की. इवन नॉर्मल इन्फेंट्री टैक्टिक्स, जैसे आपने लाइट मशीन गन का बंकर पकड़ना है, उसकी सपोर्ट ग्रुप कहाँ लगेगा, ये कैसे लगेगा. सो ये सारी टैक्टिक्स उसी में रिफाइन हुई थी. बट एंड तो न्यूक्लियर बॉम्ब से हुआ. एंड न्यूक्लियर बॉम्ब से हुआ. दैट वाज नॉट नोन टू ह्यूमन बींग्स की, यानी मैनकाइंड को मालूम ही नहीं था कि वो इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं. दे वर नेवर अवेयर कि इतना नुकसान हो जाएगा. तभी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में लड़ाई करने और डरते हैं लोग. या दैट इज अ डेटरेंट. बट दैट इज वाई इतनी सारी प्रोलिफरेशंस हैं. कोई कंट्री न्यूक्लियर यानी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम भी चलाता है. दैट्स वाई जब 96-97 में हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन अस. सो दैट इज द रीजन, बिकॉज पीपल डोंट वांट कि उसका प्रोलिफरेशन हो. सो दैट इज अ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. एवरीबडी हैज साइंड, कोई साइन करता है. सो दैट रशिया ने नहीं करी ना. नहीं, I don't think so. They have signed. No, they have not. तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता दुनिया से. Mr. Putin is like the, यानी कि वो अपने उसमें है. So that is what it is. Now, do you know about the dead hand conspiracy? Dead hand? No. जो रशिया के पास डेड हैंड है. No, I don't know. Oh, what is that? So रशिया के पास टेक्नोलॉजी है. They have उनका जो वेपन, let's say रशिया का जो सबसे डेंजरस वेपन है उसे डेड हैंड बोलते हैं. एंड दैट वेपन इज कि अगर कहीं से भी रशिया के अंदर न्यूक्लियर लॉन्च हुआ, किसी भी दूसरी कंट्री ने अगर लॉन्च करा, तो उसमें सेंसर्स लगे इन मल्टीपल प्लेसेस कि ऑटोमेटिकली रशिया की तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर पावर विल गेट एक्टिवेटेड. एंड देन जो उसके टॉप लीडर्स है, लेट्स से पुतिन और अदर लीडर्स, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा और अगर उन्होंने नहीं स्टॉप किया तो वो अज्यूम करेगा खुद ही कि दीज आर डेड. एंड नाउ उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे न्यूक्लियर मिसाइल लगा रखी है जो यूएस की जगह जगह पावर्स को जाके तोड़ देगा. Many times during the Ukraine war, he has told कि I will not hesitate to fire the nuclear, to cross the nuclear threshold. उसने re-enunciate भी कर दी थी अपनी पॉलिसी, उसने चेंज कर दी थी. क्या? कि he told कि if you will, अगर अमेरिकन की स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स मुझे हिट करेंगी तो आई विल इनिशिएट. अगर कोई सामने बॉर्डर से क्रॉस करके इधर आ जाता है, सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? एयर फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस? नहीं, यानी अ पर्सन कम्स, अ पर्सन लाइक सम गाय, सम टेररिस्ट, सम मिलिटेंट. तो देयर आर सिक्योरिटी फोर्सेस ओवर देयर. एयरफोर्स के एक आदमी के लिए कोई मतलब नहीं. वो तो आपके काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वही सबसे. आर्मी है, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आर्मी है, साथ में BSF होगी. So they are. See, you go through a lot of trainings, right? Yeah. प्लेन जब जाता है एयरफोर्स का एंड यू हियर कि क्रैश हो गया, फिर क्या होता है? लाइक आपको ट्रेनिंग दी जाती है कभी कि अगर आप दूसरे एरिया में गिर गए, क्रैश हो गए, तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? पैराशूट में आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आने का कोई सिस्टम नहीं है. यानी एक पैराशूट जंप में 30% कैजुअलिटी इज टेकन. मतलब यानी कि अगर
100 लोगों ने जंप किया और 30 पैराशूट कहीं पर गिर गया, कोई पेड़ पे गिर गया, कोई रोड पे गिर गया, कोई कहीं पे गिर गया, दैट इज गिवन इन अ पैराशूट जंप। 70% के साथ आप अपना टास्क करोगे। एंड व्हेन पैराट्रूपर्स गो इनसाइड, तो वो तो सराउंडेड ही हैं, यानी घिरे ही हुए हैं, बिकॉज आप तो दुश्मन के एरिया में जा रहे हो, आपके अपने लैंड में तो कोई काम ही नहीं है। सो यू टेक इट कि इट्स फेट अकम्पली, यानी आपकी किस्मत है उस दिन। तो अगर आपको ट्रेनिंग क्या दी जाती है कि अगर फॉल्स क्रैश हो गए फाइटर जेट से या पैराशूट से, आप दुश्मन के इलाके में क्रैश होके गिर गए अकेले, आपके ट्रूप से अलग हो गए, देन वो वापस कैसे आएगा? क्यों सोचता ही नहीं सोल्जर वापस आने का? फाइटर जेट्स वालों का आई डोंट नो, बिकॉज दैट इज अ एयरफोर्स। हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं। ओके, सो वी डोंट जंप फ्रॉम फाइटर से, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इफ यू आर, यानी अगर आप, मैंने जैसे बताया, अगर 100 लोग जंप कर रहे हैं, अगर 30% नहीं भी आए, यानी कि एक ड्रिल होती है जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर अपने टारगेट की तरफ जाते हैं, अगर आप नहीं भी आए तो बाकी 70 निकल जाएंगे। बट जैसे आप उन 30 में से हुए कि आप गिरे एंड आप कहीं अकेले गिर गए, बाकी आपका ट्रूप अलग है, देन व्हाट वुड यू डू? व्हाट इज नेविगेट। आपके पास, सबके पास प्लान्स होते हैं, यू हैव अ मैप विद यू, यू ट्राई एंड गो एंड फेच विद योर फोर्सेस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैराशूट ड्रॉप हुआ है, एक पूरी यानी टुकड़ी या जो भी आप ट्रूप्स गिरे हैं, कि एक कहीं अलग ही गिर गया हो, ऐसा नहीं होता। जनरली यू आर इन द जनरल एरिया, यू विल फाइंड, बिकॉज आपको मालूम होता है, अगर आप गिरने के बाद भी एक आरवी ड्रिल करके, जिसको हम आरवी ड्रिल बोलते हैं, वो होती है, जिसमें आप सारे पैराट्रूपर्स इकट्ठे होते हैं, देन दे मार्च। सो वी जनरली डोंट, यानी कोई पीछे छोड़ते नहीं है किसी को, बट द पॉइंट इज, अगर कोई पीछे स्ट्रैगलर रह भी गया, सो ही फेचेस अप, ही नोज द प्लान, बिकॉज प्लान जो बनता है वो सबको पता होता है। सो ही हैज़ टू फेच अप टू सम पॉइंट और दी अदर। अगर वो उस कंडीशन में है कि नहीं, तो फिर पीपल विल नॉट, यानी मैंने जो जैसे बताया, 100 में से अगर 30 लोग वैसे हैं जो हिल ही नहीं पा रहे हैं, लीव देम ओवर देयर। कैन SF, अगर हम SF को यूज़ करें, तो क्या वो एक वॉर पूरा ख़त्म करके आ सकती है? स्मॉलर एक्शंस, यस, बट इफ यू विल टेल देम कि टू कैप्चर एंड होल्ड ग्राउंड लाइक, यानी नॉर्मल आर्मी की तरह, नॉर्मल इन्फेंट्री की तरह, तब नहीं हो सकता। वो नहीं कर पाएगी। कौन सी ऐसी अपनी स्पेशल फोर्स है जो नॉर्मल आर्मी की ज़रूरत ही ना पड़े और वह खुद ही अंदर जाए, स्ट्राइक्स करे, ऑपरेशंस करे, ख़त्म करके वापस आ जाए? मैं वही बोला ना, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर लिमिटेड स्ट्राइक्स, लाइक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स, या इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसी कम्युनिकेशन हब को डिस्ट्रॉय करना है, कोई मिसाइल साइट को उड़ाना है, पीपल विल गो डिस्ट्रॉय, कम बैक। बट सबसे ज़्यादा केपेबल है या फॉर विन अलोन ऑपरेशंस? दिस काइंड स्पेशल फोर्सेस में कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा? ऑल आर कैपेबल। लाइक आई एम फ्रॉम पैरा स्पेशल फोर्सेस, कैपेबल है, बट वही है कि वो ऑपरेशन किस डोमेन पे, किस टेरेन पे लॉन्च हो रहा है। इफ इट इज इन सी, देन मार्कोस माइट गो, एंड इफ इट इज इन लैंड, देन स्पेशल फोर्सेस विल गो, बिकॉज हर का अपना मैंडेट है, हर का अपना स्कोप ऑफ एक्टिविटी है। सो दैट इज हाउ। मैं गूगल कर रहा था कि विनेबिलिटी अलोन ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा किसकी, तो पैरा SF का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा था। व्हाई इज दैट? देखिए, पैरा SF का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप ओल्डेस्ट स्पेशल फोर्स इंडियन में मांगोगे तो 65 में पैरा SF रेज हो गई थी। अगर आप बैटल हार्डन्ड बोलोगे, कॉम्बैट ऑपरेशंस किस स्पेशल फोर्स ने सबसे ज़्यादा देखे, तो पैरा SF ने देखे, बिकॉज सारी जो मिलिटेंसी और एवरीथिंग जिसमें भी है, पैरा SF ही एम्प्लॉयड है। एंड इट इज़ नॉट कि मार्कोस एम्प्लॉयड नहीं होती, बट छोटे नंबर्स में एम्प्लॉयड है, और गरुड्स एम्प्लॉयड नहीं होते, छोटे नंबर्स में एम्प्लॉयड है। जो लैंड बेस्ड ऑपरेशंस हैं, जहाँ पर काउंटर टेररिज्म, कश्मीर जैसी जगह, नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिकॉज पैरा SF हैपन्स टू बी देयर, दैट इज़ वाई विनेबिलिटी, जिसका मैंने आपको बताया था, जिसकी कितनी भी ट्रेनिंग आप कर लो, द बैटल हार्ड, जिसका बैरल ज़्यादा गर्म रहेगा वो जीतेगा, वो फोर्स हमेशा अच्छी होगी। सो अगर आप गैलेंट्री अवार्ड्स, अगर आप सक्सेसफुल ऑपरेशंस देखोगे, तो नोबडी कम्स क्लोज टू पैरा SF। एंड देन पैरा SF में ऐसे है कि 1, 2, 3, 9, 7 ये सब अलग अलग नंबर्स क्यों हैं? They are basically units. Okay. They are basically units. There's no other comparison. There is no other. कोई किसी से है, 1 पैरा है,
2 para है, 3 है. They are all numbers of the units. Okay. Basically जैसे 1 para पंजाब से रेज हुई थी, पंजाब रेजिमेंट से, तो उनको 1 para हो गया. 2 para was मराठास. तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बनी हुई है. ऐसे बाकी there's nothing, no other reason to it कि वो है. Which is the best kill experience? Like कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ and then you just went ahead with plan, you killed it, you did everything, you know, came back. Kill experience. like उस दिन तो नहीं, it was a soft kill only, but we were in a place where South Kashmir, somewhere towards South Kashmir only, and क्या कर रहे थे? we were in a operation where हमें generic input थी, लेकिन वहाँ पर militant इतने ज़्यादा थे कि it was, I'm talking 20 odd years back, when the यानी ये militancy जब बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब हम रात को इंडक्ट करते थे जगह पे, सो व्हाट हैपेंड इज कि हमारे बेस से अगर रात को चलोगे तो जब आप सुबह फर्स्ट लाइट के आसपास जब भी पहुँचोगे तो 99.9% आपको सुबह 1-2 टेररिस्ट मिलकर इनकाउंटर ख़त्म होगा, आप मार मुर के वापस आ जाओगे ऑन द फर्स्ट डे. एंड अगर बाय चांस सुबह के 6-7 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो बाय आफ्टरनून तो इट इज़ 100% श्योर कि यू विल हैव सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी फायर फाइट होगी. अगर बाय चांस वो 100% भी निकल जाए तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, रात को चलोगे, बेसिकली यू वॉकिंग इन नाइट एंड रीच द प्लेस, 700% फर्स्ट लाइट पे आपका एनकाउंटर हो जाएगा. तो मैं सेल्फ एंड माई बडी वाज सिटिंग एंड हम फर्स्ट डे पे ही थे. सो एंड क्योंकि वहाँ पर कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस जाती नहीं थी, ओनली स्पेशल फोर्सेस यूज टू ऑपरेट, नोबडी यूज टू गो, सो इट वाज अ फ्री रन. सो यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. एंड मैं और मेरा बडी बैठे हुए थे, वी वर सिटिंग बिहाइंड अ ट्री एंड वी सॉ 2 guys. यानी वो मिलिटेंट भी, यानी कोई हथियार छुपाते नहीं थे, अपना उन्होंने पाउच पहना हुआ है, हथियार हाथ में रखकर आराम से खुले घूमते थे. बिकॉज दे न्यू आर्मी विल नॉट कम ओवर हियर टिल द टाइम वी हिट देम. सो देयर वाज अ ट्रैक डाउन, उसके पीछे नदी थी, हम वी वर ऑन अ मिड रिज काइंड ऑफ ट्रैक से हम लोग कम से कम 60-70 मीटर्स पीछे होंगे. एंड देयर वर 2 guys वी सॉ क्रॉसिंग फ्रॉम देयर. वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, हमने उनको 150-200 मीटर से आते देखा. एंड व्हेन दे वर जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस एट अराउंड 60-70 मीटर्स, one of them guys stopped and he started walking directly towards us. I don't know from कहाँ से उसको क्या इंट्यूशन हुई. एक वो आगे जा रहा था नॉर्मल, एंड so this guy comes up and the other guy stops. They spoke आपस में, they were FTs थे दोनों. So वो ऊपर आना शुरू हुआ. So it was the way he was, because it was a uphill, यानी ऐसे करके हम बैठे थे, हम इधर थे तो हम इधर होंगे, तो वो ऐसे अपहिल था, वो नीचे से ऊपर आ रहा था. सो आई वाज ऑन टू द लेफ्ट एंड माय टोल्ड की अब हमने देख लिया हथियार सब आइडेंटिफाई, कोई देयर इज नो. सो आई टुक द फर्स्ट शॉट टू हिम. दैट वाज प्रिसाइसली, आई थिंक सो 3 rounds we fired, or 2, yeah. So I fired him the first shot. And my buddy, because he was on the other side, he pointed to the next guy. So it was a cross kind of a thing. I just took the aim and I shot him first. First hit him over on the, I think so, rib cage पे लगी. जब उसको गोली लगी, because he was climbing up, so उसको गर्मी में पता नहीं लगा कि गोली आई कहाँ से है. So he just put his hand down and he turned back. He thought somebody has shot him from behind. In the meantime, my buddy had engaged the other guy. So he hit him with the first bullet and I hit him over here in the... So he turned back and he couldn't see anything. He took up his weapon and fired indiscriminately towards hawa mein kahin pe. Then he turned back and then I took the second shot. It hit him straight over here at 20, 30, 35 meters. It had blasted like the precision of that even doesn't go away from my mind. It was very
एकदम 3 precise rounds, shot. 2 militants killed, finish. खत्म. Within 5 seconds. And we walked complete night. So it's a matter of 4-5 seconds. Beautiful. Memorable. Beautiful. Yeah, that's it. इंडिया का सबसे डेंजरस वेपन क्या है? Our population. It's the dangerous, most potent thing which we have in every sphere. क्यों ऐसा? Nobody can conquer us with that kind of population. It might be, यानी किन जगहों पे उसका वो है, लेकिन population is our strength, our people. Our people are our strength. Global economies, wherever you see, आप देख लो, people who are dependent on exports, हमारे internally consumption इतनी ज़्यादा है, we will never go under recession. That kind of recession which foreign countries go in. It is our strength. We must work on it. And what's our biggest weapon on battlefield? Biggest weapon on battlefield. I will talk from the army point of view. It's not a weapon per se. It is leadership. Very Pakistan fails because of its leadership. India wins because of its leadership. There are no better leaders than Indian Army. The officers and every junior leadership, JCOs, NCOs. Yeah. There is no one better. That is the greatest quality. You can have, यानी आप kinetic energy, हथियार ले आओ, ब्रह्मोस ले आओ, सब कुछ ले आओ. But if you don't have the leadership to lead in battle, so leadership is our strength. Pakistani lacks in leadership. They don't have the leadership. What is your opinion on made in China weapons? Chinese grenades, yeah. Militants used to carry them. They're good. They are good. फटते तो थे वो. कि हमें तो I have got, मेरी टांग में तो सी के स्प्लिंटर लगे हुए तो. क्या बात कर रहे हो? Yeah. Oh, I didn't know this. Yeah. I have got grenade splinters in our operation. We were in, यानी कि हम लोग सर्च कर रहे थे घर को. We had specific input. And जब हम घर को सर्च करके हटे तो the last piece, it was a double single story house, but एक ground floor था एक ऊपर. तो एक ओपनिंग थी जहाँ पर मैं सर्च कर रहा था. तो मैंने अपने वेपन को नीचे डालकर देखा कि उसके अंदर सैक पड़ा हुआ था. तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं है इसमें, यानी आई प्रोब्ड विद माय बैरल, यानी उसको देखा नहीं है. ऐसे मुड़ा तो एक बंदा पीछे खड़ा हुआ था. जैसे कई बार साइड में से पता लगता है कि ये कोई बंदा खड़ा. सो ही जस्ट ओपनड अपॉन, ही वाज क्लोजर देन यू. सो उसने सीधा ही ओपनड अप द AK-56 ऑन मी. एंड फ्रॉम दिस रेंज आई यानी कि गोलियां इधर साइड से निकल गई, मेरे को लगी नहीं. तो मेरा एंगल था तो मैंने यहाँ से फायर किया तो इट वेंट ऊपर. तो मैंने अपने बडी को, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे तो जो खिड़कियाँ थी 2 पीछे, तो आई पुश्ड हिम बिहाइंड आफ्टर फायरिंग एंड दिस गाय लॉब्ड 2 ग्रेनेड्स ऑन मी. सो मैं फर्स्ट फ्लोर से जब नीचे गिरा तो इट वॉज 8-10 फीट का फॉल था. बट जैसे ये घर था और यहाँ से फिर ऐसे पहाड़ का स्लोप शुरू हो रहा था, तो मैं वरांडा से ऐसे गिर के नीचे आया. दिस ग्रेनेड्स ब्लास्टेड ओवर हियर. So those splinters are in my leg. So my buddy was grievously injured. उसको हमने evacuate कर दिया था. And I stayed for the whole night. We eliminated one guy who was trying to escape. 2 terrorists थे. एक को हमने उधर ही मार दिया था खिड़की में से निकलते हुए. And the second guy who was the main guy who shot at me, वो पूरी रात फायर फाइट चलता रहा. मैं उधर से फायर कर, मेरा बडी evacuate हो गया. And फिर सुबह हमने उसको बोला कि भाई सरेंडर कर दे. He was not surrendering. So got a RL and blew the house. So yeah, with that grenade splinters, man, told the doctor, he told ki keep it inside. These are souvenirs of war. So it's still inside only. तो कुछ कर नहीं वो उस टाइम पे बहुत जल्द, जैसे यू मेक टैटूज और आप सोचो कि टैटूज में वो जैसे दर्द होती है उसको आप 5-10 टाइम ज़्यादा कर दो, उतनी जलन होती रहेगी. बट बिकॉज आप फायर कर रहे हो, आपके पास फायर आ रहा है, यार लाइफ बिल्कुल ही सारी मेंटल फैकल्टीज और उधर है, तो दर्द का पता नहीं लगता. बाद में पता लगता है. तो फिर वो बाद में अंदर ही डिजॉल्व हो जाते हैं. सो दे डोंट टेक इट आउट, इट विल डिजॉल्व लाइक अ नॉर्मल सर्जरी जिसमें मेरे पैराशूट नहीं खुला था तो मेरी टांग टूट गई थी. सो वो अंदर ही है अभी भी. पैराशूट नहीं खुला? या वी वर इन अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन राजस्थान. सो नाइट जंप था एंड आई वॉज कमांडिंग माई यूनिट.
सो मैं टीम एक्सरसाइज थी हमारी. सो वी वर जंपिंग इन जैसलमेर एंड वी वर जंपिंग फ्रॉम C-130. सो जो अगर आप रशियन मेड एयरक्राफ्ट्स देखोगे और आप अमेरिकन देखोगे तो रशियन मेड AN-32 हैज़ गॉट जस्ट अ स्ट्रेट ओपनिंग, यानी आप ऐसे ही खड़े हो और ऐसे ही बाहर निकलते हो. फॉर द C-130 इट इज़ यू गो लाइक दिस, होल्ड योर रिगिंग लाइन एंड टर्न लेफ्ट एंड देन एग्जिट. तो आई वॉज आई थिंक द फर्स्ट गाय इन द एयरक्राफ्ट. सो जब मैं निकला ऐसे करके लेफ्ट टर्न किया और देखिए तो मेरा कंधा उसकी दरवाजे पे लगा. सो जब मेरी कंधा दरवाजे पे लगा तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई. सो यू हैव टू कम इन अ वेरी कॉम्पैक्ट पोजीशन. तो चेंज हुई. जब वो चेंज हुई तो मेरे जो रिगिंग लाइन थी, स्टैटिक लाइन जो थी, और जब पैराशूट खुला तो रिगिंग लाइन उसके ऊपर से निकल गई. जब उसके ऊपर से निकल गई तो जो पैराशूट ऐसे खुलना था वो 3-4 हिस्सों में खुल गया. सो रेट ऑफ डिसेंट बढ़ गया. सो और जो मेरी रिगिंग लाइन थी उसमें बल पड़ गए. अब मेरे बल पड़ गए तो मैं द ड्रिल इज टू पुल द रिगिंग लाइन्स लाइक दिस एंड गेट योर हेड आउट. अब मेरा हेड बाहर आ नहीं पा रहा है एंड दिस इज ऑल, यानी ये सब हो रहा है नॉर्मल. यू जंप एट अ हाइट ऑफ 1200 feet for the basic jump during training, but during exercises because they are practicing you for low level drops, तो height was around 900 feet. So मैंने खोलने की वो नहीं खोला. फिर मैं बड़ी मुश्किल से मैं उसको खोल पाया. इतनी देर में मेरा डिसेंट भी हो रहा है, मैं ग्राउंड पे भी आ रहा हूँ. और फिर हमारा जो आगे रक्सैक होता है जिसमें हम सामान रखते हैं, सो उसका एक लेवर होता है इधर टांग के ऊपर. अब वो भी अटक गया. तो उससे क्या होता है कि अगर आप उसको लेवर को खोल दोगे तो आपका जो रक्सैक है वो ऐसे नीचे हैंग कर जाता है. हाँ, जब आप ग्राउंड, क्योंकि अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता आप कहां पे गिर रहे हो. इट इज पिच ब्लैक नाइट. सो जब वो हैंग करता है तो 20-25 फीट की वो कॉर्ड होती है. तो जैसे ही आपका रक्सैक ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसके 2 सेकंड या 1-1.5 सेकंड के बाद आप करते हो तो आपको पता लगता है ग्राउंड है तो अपनी पोजीशन टाइट कर लेते हो, है ना. पर वो निकला ही नहीं, वो मेरी टांग पे रह गया. नाउ आई न्यू कि आज मेरा दिन खराब है. सो आई ट्राई टू मेक वॉट एवर पोजिशन एंड मैं अंडरशूट में गिर गया. अंडरशूट इज दैट पार्ट ऑफ ड्रॉप जोन विच इज जो पहले वाला हिस्सा होता है जिसमें ड्रॉप होना नहीं चाहिए. सो जनरली जब ट्रेनिंग एक्सरसाइज चलती है तो 3 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का एरिया जनरली साफ रखते हैं. अंडरशूट में गिर जाए तो यानी कि वो एरिया जनरली ऑब्स्ट्रक्शन से क्लियर नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ पूरा फ्लाइट पाथ आपको मिलता नहीं है, पूरा आपको क्लियर एरिया मिलता है. आई वेंट, इट गॉट ब्रोक फ्रॉम 2 places. तो देन लग गया. मैं जब गिरा तो मुझे पता लग गया मेरे कुछ तो टूटा है. तो बट आई वॉज अलाइव. मैंने बोला आज बचूंगा ही नहीं मैं. तो फिर गया वहाँ से वापस. फिर 1 किलोमीटर चल के गया अपनी RV पे अपना सामान उठाकर. फिर वहाँ से उसी टूटे पाँव में फिर वहाँ से मुझे जैसलमेर से पीछे लेकर गए. फिर वहाँ से अगले दिन एयरक्राफ्ट से जब एक्सरसाइज ख़त्म हुई तो 300-400 को बीकानेर पहुँचे, ऐसे घूमते घूमते. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन. तो ये माइंडसेट कैसे बनाते हो ये कि ग्रेनेड लग जाए उसके बाद भी लड़ना है? नहीं, सर्वाइवल है ना. अगर मैं रुक जाऊंगा तो मेरे को वो मार देगा. वहाँ उस टाइम पे सर्वाइवल है. हाँ, ट्रेनिंग ग्राउंड में मेरी टांग टूट गई फिर भी मैं वापस लड़ने जाऊंगा. ये सब कैसे आता? लाइक हाउ देयर इज व्हाट इज देयर इनसाइड योर हेड कि मेरे को तो जाना ही है, करना ही. इट्स डेफिनेटली नॉट जस्ट मनी. नहीं, it is not about money. Exactly. It is not about money. So it is not about money because it is about mission accomplishment. It is about the task which you have been given. You are the commanding officer of that unit. I am commanding 7 para special forces. So what goes in your head? At any cost मेरी यूनिट का नाम खराब नहीं होना चाहिए. I am the person. अच्छा, मैं I don't know about higher ups. I became a colonel. That is also grace of Lord Shiva only. मैं जितने पंगे वंगे लिए उसके बावजूद भी. What a commanding officer is to a unit is like
वो 500-600 लोग हैं, ठीक है, 200-300 फैमिलीज हैं, वाइफ्स, बच्चे, उनको भी आप रख लो साथ में. Those 600 guys, if I tell them go to war, they will just go and go for war. They will not even blink an eye. They don't want my brigade commander to tell me. They don't listen to him. They don't, जो GOC मेजर जनरल रैंक है उनको नहीं सुनना है, कोर कमांडर्स को नहीं सुनना है, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से उन्हें कुछ लेना देना. इट इज ऑन माई वर्ड दे गो टू वॉर. एंड I owe that allegiance to those men to lead them into battle. Even if I have to sacrifice everything to win their trust, I will do it. I've never seen my sons grow in my life. मैं सुबह 4 बजे ट्रेनिंग के लिए निकलता था, 7 बजे आता था, वो सो रहे होते थे. दोपहर को 3 बजे आता था, वो फिर सो रहे होते थे. रात को 10 बजे आता था, वो फिर सो रहे थे. I've just seen them grow like this on the bed. I've given everything what I've got. But for me, that life I chose, it was matter of greatest honor to lead those guys into battle. And if I can walk with a broken ankle for 1 kilometer, they will bloody well walk. That was the reason. I can't fail them. If I fail them, because on my word they are, leave out India, Pakistan and anything. They don't give anything about anything in this world. आप जो leadership की बात करते हो, this is what leadership is. It cannot be superficial, sitting from here in park, blue, normal environments. It starts with the first man on the ground, with the first light of the sun, जो बाहर आती है. And you live that life every single day. Whether your family is there or not, whether your children are there or not. Those are your children, those are your people. And how do you build that leadership up? कैसे ये हर इंसान build करे कि that you are gonna stand for your people and your people will stand. उनके साथ रहो. Be with them. Suffer and do everything for them. Create pride of the nation's flag and then your unit's flag. And unit flags will come first because वो जो bunch of है वो is getting motivated by वो unit के लिए काम कर रहे हैं. So every unit will have nation flag. Every unit will have its unit flag. झंडा कभी कम नहीं हो सकता. There cannot happen. It is यानी कि purest form of love which I've ever done in my life is with the nation, is with my unit, is with my troops. I have no problems in saying. I have not even loved my parents more the way I've loved this country and the way I loved. And जब हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जो मेरा साथ वाला buddy, my best buddy is a Sardar. Second best buddy is he's a Christian. Then there is a Muslim. तो फौज में सर्वधर्म स्थल है. राम भगवान की भी फोटो है, अल्लाह की कुरान भी है, यू हैव गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो, एंड यू हैव बाइबल ऑल्सो, एंड यू आर बॉन्ड बाय इंडिया, द ब्रदरहुड. इट डजंट सी एनी रिलीजन. Everyone is, that is the greatest secular organization you can have anywhere. And आपके mother, father, brother, sister, friends, nobody is there when the bullet came. It is the guy next to you. So that kind of leadership, that kind of things will only come when you see combat. When they say very loosely बोल देते हैं कि from boardroom to battlefield, वो कभी आप create नहीं कर सकते boardroom में. कोई boardroom world का कोई leadership नहीं सिखा सकता. Military leadership, अगर आप बिजनेस में भी हो पैसे ही खोगे, जान तो नहीं जा रही. यू कैन रीबिल्ड इट. जहां पर जान ही चले जाए उसके बाद क्या करोगे? सो मिलिट्री लीडरशिप कैन नेवर बी रीबिल्ट इन दिस स्टूपिड बोर्ड रूम्स. एंड इफ यू थिंक यू कैन मैच मिलिट्री लीडरशिप, you are a fool. You cannot match. I'm telling you, it's blatantly, I'm telling it. People who have seen it, people who have served, they will tell you what I'm trying to say. Yani, you might use it as a punchline. No. But there are people dying every day, protecting people, उनको बचाने के लिए जो जानते भी नहीं कि
लोग मर रहे हैं कहीं पे. A normal guy walking in Mumbai, Delhi, any part of country might not know कि there's a guy dying over there. A very good example I will give you. मैं कजाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज के लिए जा रहा था. And I was the observer over there. And वहाँ पर एक इंडियन लेडी मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी. ठीक है, इंडियन लेडी थी. शी वॉज and her husband was in a leading multinational company over there, working over there. Or she asked me, what do you do? मैंने बोला, I'm from the army, because we were in the same flight to Almaty. And बोला okay. So she says to me that I was aghast. मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि ये ऐसा भी लोग सोचते हैं. And this is year July 2015. She said कि army तो is only for playing sports. I was like, how can this possible? And she was an engineer herself, and her husband was also an engineer. मैंने कहा, what do you think is happening in the state of it was not even a union territory, कि J&K में और नॉर्थ ईस्ट में कौन काम कर रहा है? So I was like कि do people know कि तुम्हारी फौज तुम्हारे लिए क्या कर रही है? यानी कि एक आदमी अपनी जान दे रहा है और दूसरे को यही नहीं पता कि वो सोच रहा है कि स्पोर्ट्स खेलने के लिए आया है. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स आई हर्ड इन माई लाइफ. But really, does that happen? I don't know. Yeah, this is with I've me. not met anyone who This is now that media might have done that thing. You have proliferated it down. But that was the reality. She told me. I was aghast. I was like, हाँ, ये कौन सी दुनिया है? But that is what it happened. I wouldn't not lie for it. But that is how people do. यानी कि you need to understand. And when you go outside, national character. Earlier they used to play national anthem in PVRs and every places. It is good they have stopped playing because people can't stand still for 52 seconds. It is the greatest sound which a man hears in his life. That is your national anthem. It is a matter of pride, and you can't stand still. Young people. And you talk of national character. And you go outside, US, any part, even if you are from Indian Army, they will respect you. In Russia, a newlywed couple goes war memorial में जाता है सबसे पहले to pay homage to the people who have died. How many newlywed couples go in India? And then you say कि मैं national character create करना चाहता हूँ. We use it as a punchline. We use it as a thing which is not. It doesn't run in our blood because we are not affected with it. I've met people, and मेरे family, friends and acquaintances, सब आर्म फोर्सेस को बहुत ही टॉप लेवल की रिस्पेक्ट से देखते हैं और नज़रों से देखते हैं और इनसेन ग्रैटिट्यूड. मैं शायद ही किसी से लाइफ में देखा हूँ जिसको फर्क नहीं पड़ता कि आर्म फोर्सेस क्या करती है. You are telling it that these things are happening. I'm coming over here and speaking. Okay. You're talking about people who are still don't understand the value. Okay. People who don't understand. And अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ. There are platforms because now people have started to realize it through podcasts. There was one guy I met in Gurgaon hospital, couple. I had gone to meet my friend and the couple था and the lady looked यानी बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी. जो हमारे young couple 32, 33 and the husband came up to me and he told, sir, I saw your podcast. I was like, yeah, I was there. So बोला thanks for your service. तो thanks for your support. I tell everyone, यानी मेरे को लोग बोलते हैं thanks for your service. तो I said thanks for your support. तो the lady यानी जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी. बोला सर आज से 1 महीना या 1.5 महीना पहले मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था. माई वाइफ इज़ लुक शी इज़ देयर और वो बीमार है. एंड that night when I watched your podcast, I was planning to commit suicide. And I watched it 5 times. And look, my wife has recovered 20%. And I have recovered 60-70%. I was thought कि सब कुछ खत्म हो जाएगा. But I saw your podcast.
Wow. And then I told, I think so it was our first part only. But then I changed my life. Wow. So I'm not denying it. So जो आपका चैनल है, जो आपके मीडियम्स हैं, it should be proliferated more. Still, every child, every citizen of this country should, because armed forces जब हम उधर operations भी करते थे, so it was not that कि I am protecting my family, or it is for protection of the whole of India. Yeah. Well, perfect. Thank you so much, sir. And Thank you so much. pleasure is all mine. I hope we had a good discussion today. Of course we did. I love talking to you. Yeah. And it just flows and it keeps flowing again and again and again. Yeah. I'm not a guy who gets stagnated, and nothing in this world can stop me. And you're ready to put in the effort. I put in effort. I'm telling you, because अगर आपको उस टाइप का लेवल पे जाना है, you have to empower yourself with knowledge. Okay. फर्स्ट अटेम्प्ट couldn't clear आर्मी, सेकेंड अटेम्प्ट couldn't clear आर्मी, थर्ड अटेम्प्ट में आर्मी में गया. पहली स्पेशल फोर्सेस की प्रोबेशन की, वो नहीं क्लियर कर पाया. सेकेंड की, थर्ड प्रोबेशन की. देयर इज नो ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी हु हैज डन 3 प्रोबेशंस. प्रोबेशन का एक दिन इज लाइक 1 year फॉर अ नॉर्मल गाय. सो कीप ऑन डूइंग इट. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको पता है आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए. एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.